एपिसोड 8। युवराज सम्राट सिंह थोड़ी देर तक मन ही मन कुछ सोचते रहे और फिर बोले, तुम्हें पता है एंजल, असली राजकुमारी चांदनी की माँ मेरी नहीं है, बल्कि वो अब भी जिंदा है। युवराज सम्राट सिंह की इस बात को सुनकर राजकुमारी चांदनी हैरान रह गई। वह हैरानी भरी नजरों से युवराज सम्राट को देखने लगी। युवराज सम्राट सिंह आगे बोले, प्रतापगढ़ और सूर्यगढ़ के बीचों बीच एक बहुत ही अजीब सा राज्य है, जिसका नाम मागढ़ है। वहां के महाराज भानु प्रताप बहुत ही रहस्यमयी व्यक्ति है। वो अपने महल में रहने के बजाय ज्यादातर अपनी प्रजा के बीच घूमते रहते हैं। लोगों को लगता है कि वो प्रजा की बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, लेकिन उनका लोगों के बीच घूमने का मकसद कुछ और ही है। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को ढूंढ रहे हैं। तुम्हें पता है, मैंने लक्ष्य को बस राजकुमारी चांदनी की मां की जांच पड़ताल करने के लिए कहा था और उसने मुझे बहुत कुछ बताया है। लक्ष्य इस वक्त मागढ़ की जासूसी कर रहा है। हो ना हो, असली राजकुमारी चांदनी की मां मागढ़ में ही है और उसके अलावा वहां का महाराज भानु प्रताप भी कोई नेक इंसान नहीं है। राजकुमारी चांदनी ने भी राजकुमारी ऐश्वर्या से बातचीत के दौरान मागढ़ के बारे में बहुत कुछ सुना था। वो अच्छी तरह जानती थी कि अपने बड़े भाई की हत्या करवाने के बाद ही भानु प्रताप को मागढ़ की गद्दी मिली थी। सिर्फ अपने भाई ही नहीं, बल्कि अपनी भाभी की भी हत्या करवाई थी उसने। इस बात को बोलते वक्त युवराज सम्राट सिंह बहुत ज्यादा गुस्से में थे। हालांकि मन ही मन राजकुमारी चांदनी को थोड़ी शांति मिली, क्योंकि उसे लगता था कि केवल उसके ही समय में घटिया लोग मौजूद थे। लेकिन अब उसे समझ आया कि जमाना चाहे कोई भी हो, लालच इंसान को पापी बना ही देता है। मतलब राजकुमारी चांदनी की दुनिया ही अकेली बदनाम नहीं थी। इस सोच ने उसे थोड़ी राहत दी, लेकिन भानु प्रताप के प्रति उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। हाँ, वो असली राजकुमारी चांदनी की माँ थी, लेकिन एंजेलिना उन्हें अपनी माँ मानने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसके पास खुद कोई माँ नहीं थी। राजकुमारी चांदनी कुछ सोचते हुए युवराज सम्राट सिंह से बोली, सार्थक, एक काम करो, कुछ दिनों तक लक्ष्य को अदृश्य हो जाने के लिए कह दो। उसे अदृश्य होकर पूरे मागढ़ की अच्छे से जांच करनी होगी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां कुछ ऐसा है जिसका मेरे सामने आना बहुत जरूरी है। मुझे पता है कि वहां राजकुमारी चांदनी की मां है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे वहां पर मेरा भी कुछ है। मुझे अजीब से एहसास हो रहे हैं। युवराज सम्राट सिंह को आदेश देने के बाद राजकुमारी चांदनी ने खुद अपनी घड़ी के जरिए लक्ष्य को यह आदेश दे दिया। युवराज सम्राट सिंह राजकुमारी चांदनी को अजीब नजरों से देखने लगे। लक्ष्य को आदेश देने के बाद राजकुमारी चांदनी ने युवराज सम्राट सिंह की ओर देखा और अभी कुछ देर पहले हुए घटनाक्रम के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने युवराज यश प्रताप सिंह की बदतमीजी का एक एक विवरण युवराज सम्राट सिंह को विस्तार से सुना दिया। राजकुमारी चांदनी की बात सुनकर युवराज सम्राट सिंह सच में बहुत ज्यादा हैरान हो गए। उन्हें हमेशा से युवराज यश प्रताप सिंह एक जेंटलमैन लगते थे, क्योंकि उनका चरित्र इतिहास में बहुत अच्छे रूप में दिखाया गया था। लेकिन वह अच्छे से बुरे तब बने जब उनकी शादी राजकुमारी चांदनी से हुई थी। लेकिन अब जब उनकी शादी राजकुमारी चांदनी से नहीं हुई, तो फिर वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे? युवराज सम्राट सिंह ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उन्हें पहले से ही युवराज यश प्रताप सिंह पसंद नहीं थे, लेकिन उन्होंने सोचा था कि अब जब उनकी शादी राजकुमारी चांदनी से नहीं हुई है, तब वो गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। लेकिन ये जानकर वह हैरान थे कि कहानी को बदल देने के बाद भी युवराज यश प्रताप सिंह गलत रास्ते पर ही आगे बढ़ रहे थे। अभी राजकुमारी चांदनी और युवराज सम्राट सिंह बातचीत कर ही रहे थे कि अचानक युवराज सम्राट सिंह की आंखें काली पड़ गईं। अभी राजकुमारी चांदनी कुछ समझ पाती, इससे पहले ही युवराज सम्राट सिंह ने उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसे तुरंत दूसरी तरफ खींच लिया और कूद गए। जैसे ही युवराज सम्राट सिंह और राजकुमारी चांदनी दूसरी तरफ पहुंचे, एक अजीब सा तीर उनके पास से होकर गुजर गया। उस तीर को देखकर राजकुमारी चांदनी की भी आंखें गहरी हो गईं। जब से वह यहाँ आई थी, ये तीसरी बार था जब उस पर हमला हुआ था। मतलब इस महल में कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद था जो राजकुमारी चांदनी को नुकसान पहुंचाना चाहता था। राजकुमारी चांदनी को इतना तो भरोसा था कि सूर्यगढ़ का कोई भी व्यक्ति उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। प्रतापगढ़ से भी उसे युवराज यश प्रताप सिंह के अलावा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन वह भी उसे जान से मारने की कोशिश तो नहीं कर सकते थे। विजयगढ़ में राजकुमारी चांदनी के सभी लोगों से अच्छे संबंध थे, तो फिर यह कैसे संभव था कि कोई वहां से आकर उस पर हमला कर सकता था? लेकिन उसके अलावा राजकुमारी चांदनी तो किसी भी राज्य के महाराज या वहां के लोगों से दुश्मनी नहीं रखती थी। यहाँ तक कि राजकुमारी चांदनी इन तीनों राज्यों के अलावा किसी और राज्य के बारे में जानती तक नहीं थी।
राजकुमारी चांदनी यही सब सोच रही थी कि अगले ही पल उनके दिमाग में एक राज्य का नाम आया, मागध। अचानक ही उनकी आंखें गहरी हो गईं। जैसे ही वो खुद को संभालने लगी, अचानक उनके पैरों के पास एक आदमी आकर गिर गया। राजकुमारी चांदनी सोच में गुम थी, इसलिए उन्हें पता भी नहीं चला कि कब युवराज सम्राट सिंह जल्दी से खड़े होकर उस हमलावर को पकड़ चुके थे और उसे राजकुमारी चांदनी के कदमों पर लाकर पटक दिया। राजकुमारी चांदनी ने अपने दांत पीस लिए और उस हमलावर की गर्दन दबोच ली। उसने उस हमलावर को खड़ा करके उसके सिर को पास की दीवार पर दे मारा। राजकुमारी चांदनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने हमलावर को जमीन पर पटककर उसके चेहरे पर अपना जूता रख दिया और दांत पीसते हुए सवाल किया, किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? किसके कहने पर आए हो? अगर एक भी शब्द गलत निकला तो अभी के अभी तुम्हारे सीने से तुम्हारी जान खींच लूंगी। राजकुमारी चांदनी की धमकी सुनकर वह हमलावर बहुत डर चुका था, लेकिन वह अपने हाथों से कुछ अजीब सा इशारा करने लगा, जिसे देखकर राजकुमारी चांदनी की आंखें छोटी हो गईं। युवराज सम्राट सिंह भी अपने दांत पीसते हुए उस आदमी के बाल पकड़कर एक बार फिर उसका सिर जमीन पर पटकते हुए बोले, बता, किसके कहने पर आया था तू यहाँ, और क्यों किया राजकुमारी चांदनी पर हमला? वह आदमी दर्द से तड़प रहा था और कुछ इशारा करने की कोशिश कर रहा था। उसे इशारा करते देख राजकुमारी चांदनी को जैसे कुछ समझ आ गया। उसने युवराज सम्राट सिंह की ओर देखकर कहा, सार्थक, छोड़ दो उसे, वो बोल नहीं सकता, वह मूक है। दुश्मन ने बहुत चालाकी से इसे हमारे पास भेजा है, लेकिन सच कहूं तो उनके भेजे में भेजा ही नहीं है। इतना कहकर राजकुमारी चांदनी डेविल स्माइल करती है, फिर अपने हाथ को उस आदमी के सामने रखकर बोलती है, अपनी उंगली से उस आदमी का नाम मेरे हाथ पर लिखो। वो आदमी जल्दी जल्दी राजकुमारी चांदनी के हाथ पर नाम लिखने लगा। तभी अचानक वहां एक और तीर उड़ता हुआ आया और उस हमलावर की आंखों में घुस गया। हमलावर ऑन द स्पॉट मर गया और राजकुमारी चांदनी व युवराज सम्राट सिंह हैरान रह गए। वे हैरानी से आसपास देखने लगे कि तभी राजकुमारी चांदनी के चेहरे पर एक डेविलिश मुस्कान आ गई। हमलावर ने पहले ही राजकुमारी चांदनी के हाथ पर असली मास्टरमाइंड का नाम लिख दिया था। हालांकि उसने केवल नाम लिखा था, लेकिन राजकुमारी चांदनी उसकी पूरी पहचान जान चुकी थी। मागध के महाराज भानु प्रताप, वो इस वक्त इस महल में मौजूद थे और उन्हीं के किसी आदमी ने राजकुमारी चांदनी पर हमला किया था। अब तक तो राजकुमारी चांदनी को केवल शक था, लेकिन अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि असली राजकुमारी चांदनी की मां मागध में ही है। इसके अलावा मागध में कुछ ऐसा भी है जो बेहद कीमती है, लेकिन महाराज भानु प्रताप उसे हासिल नहीं कर पा रहे हैं। राजकुमारी चांदनी मन ही मन डेविल स्माइल करते हुए बोली, महाराज भानु प्रताप, लगता है आपसे मुलाकात करनी ही होगी। हम कायरों की तरह पीठ पीछे वार करने वाले नहीं हैं। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इस वक्त मैं जिस शरीर में हूँ उसके मालिक के साथ तुमने बहुत गलत किया है। न सिर्फ असली राजकुमारी चांदनी बल्कि उनकी माँ को भी तुमने बहुत तकलीफ दी है, तो अब वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दी जाए। बहुत आज़ादी से उड़ लिए, अब बारी है मेरे बिछाए जाल में कैद होने की। इस बार तुम्हारा सामना राजकुमारी चांदनी से नहीं, बल्कि द ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर RR से है। तुम्हें तुम्हारी औकात तो अकेले मेरा लक्ष्य ही दिखा सकता है, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाना चाहती हूँ। बहुत कर लिया तुमने गलत काम, लेकिन अब बारी है तुम्हारे हर गलत को सही करने की। अब वक्त आ गया है हर उस इंसान के साथ न्याय करने का जिसने तुम्हारी वजह से अपने अपनों को खो दिया है। न्याय होगा हर उस इंसान के साथ जिसे तुमने अपने षड्यंत्र के तहत मार दिया है। कसम है मुझे मेरी माँ की, इतनी दर्दनाक मौत दूंगी तुम्हें कि तुम्हारी आत्मा भी कांप उठेगी। इतना कहकर राजकुमारी चांदनी उस हमलावर की लाश वहीं छोड़कर युवराज सम्राट सिंह के साथ नीचे आ गई और वहां के एक सैनिक को छत की स्थिति बता दी। बेटा, क्या तुम कुछ दिनों के लिए हमारे पास चांद को छोड़ सकते हो? हमारी बहू को वह बहुत पसंद है और उन्हें यह बहुत अच्छा लगेगा, महाराज विनोद सिंह ने कहा। महाराज की बात सुनकर सूर्यांश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकता, और मुझे उससे कुछ जरूरी काम भी है जिसकी वजह से उसे भी हमारे साथ जाना होगा। बगल में बैठे युवराज यश प्रताप सिंह ने जब सूर्यांश की यह बात सुनी तो उन्हें बेहद गुस्सा आया। वे बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि राजकुमारी चांदनी सूर्यांश के साथ वापस जाए। वे उसे प्रतापगढ़ वापस ले जाना चाहते थे। उन्होंने बीच में ही टोकते हुए कहा, क्षमा कीजिएगा महाराज सूर्यांश, किंतु राजकुमारी चांदनी आपके साथ नहीं जा सकती। वह हम सबसे नाराज होकर घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब उसे हमारे साथ रहना होगा। युवराज यश प्रताप सिंह की यह बात सुनकर सूर्यांश की आंखें छोटी हो गईं।
अपनी इन्वेस्टिगेशन के जरिए वह लगभग राजकुमारी चांदनी के बारे में सब कुछ जान चुका था। वो उसके बचपन से लेकर माहगढ़ और फिर प्रतापगढ़ तक के हर सफर से परिचित हो चुका था। उसे ये भी समझ आ गया था कि युवराज यश प्रताप सिंह वास्तव में क्या चाहते थे। मन ही मन उसने अपने दांत पीस लिए और एक नकली मुस्कान के साथ युवराज की ओर देखते हुए कहा, अरे हाँ, राजकुमारी चांदनी ने बताया था कि प्रतापगढ़ की महारानी यानी उनकी रानी माँ मुझे बहुत पसंद करती थी, लेकिन उनके बेटे यानी आप युवराज यश प्रताप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। फिर उसने आगे कहा, खैर यह आप भाई बहन के बीच की बात है, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल मैं आपकी बहन को आपके साथ नहीं भेज सकता, क्योंकि आज से ठीक 10 दिन बाद मेरी और राजकुमारी चांदनी की सगाई है। युवराज यश प्रताप सिंह पहले तो इस बात से बेहद गुस्से में आ गए कि सूर्यांश ने उन्हें चांदनी का भाई कहा, जबकि वे बिल्कुल भी उसके भाई नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने सूर्यांश की अगली बात सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजकुमारी चांदनी और सूर्यांश की सगाई, लेकिन ये कैसे हो सकता था? जिस इंसान को चांदनी मुश्किल से 10 दिनों से जानती थी, उससे शादी करने का क्या तुक था? गुस्से में बेकाबू होते हुए उन्होंने दांत भींचकर कहा, मैंने कहा ना, राजकुमारी चांदनी नहीं जाएगी, और बार बार मुझे उसका भाई कहना बंद कीजिए, वह मेरी बहन नहीं है। इस बार सूर्यांश को भी बहुत तेज गुस्सा आ गया। युवराज यश प्रताप सिंह बार बार ऐसी बातें कर रहे थे जो उसे भड़काने के लिए काफी थी। सूर्यांश जानता था कि युवराज यश प्रताप सिंह का विवाह कुसुम से हो चुका है, लेकिन फिर भी वे अपनी पत्नी को छोड़कर राजकुमारी चांदनी के पीछे पागलों की तरह पड़े हुए थे, जो किसी भी लिहाज से सही नहीं था। अपनी लाल होती आंखों से उसने युवराज को घूरा और तीखे स्वर में कहा, राजकुमारी चांदनी तो मेरे साथ ही जाएगी, अगर हिम्मत है तो रोक कर दिखाए। ये सुनते ही युवराज यश प्रताप सिंह का भी गुस्सा फूट पड़ा। वे अब तक महाराज सूर्यांश से शालीनता से बात कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें लगने लगा कि सूर्यांश को इज्जत की कोई परवाह नहीं थी। गुस्से से भरे हुए उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, आप होते कौन हैं उसे रोकने वाले, और आपको क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? मैं सब कुछ जानता हूँ। राजकुमारी चांदनी को तो शायद आपकी और उसकी सगाई के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होगा। उन्होंने आगे जोड़ा, राजकुमारी चांदनी कोई ऐसी लड़की नहीं है जो चलते फिरते किसी को भी पकड़कर शादी कर ले, लेकिन उसे अपनी मंगेतर बताकर आपने ये साबित कर दिया कि आपके इरादे कतई सही नहीं है। अब सूर्यांश की सहनशक्ति की भी सीमा पार हो गई। अभी तक युवराज यश प्रताप सिंह सामान्य ढंग से बात कर रहे थे, लेकिन अब मामला सूर्यांश के प्यार पर आ गया था। हाँ, वो राजकुमारी चांदनी को मुश्किल से 10 दिनों से जानता था, लेकिन इन 10 दिनों में ही उसने उससे इतना गहरा प्यार कर लिया था जितना उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी से नहीं किया था। वो उसकी चालाकी, उसकी बहादुरी और उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ था। जहां कोई भी व्यक्ति महाराज सूर्यांश सूर्यवंशी की आंखों में आंखें डालने तक की हिम्मत नहीं करता था, वहीं राजकुमारी चांदनी उन्हें धमकी तक दिया करती थी। उसका तेज, आत्मविश्वास से भरा स्वभाव ही था जिसने सूर्यांश को उसकी ओर आकर्षित किया था। सूर्यांश कुछ भी सहन कर सकता था, लेकिन अपने प्यार पर सवाल उठाना उसे जरा भी बर्दाश्त नहीं था, और यहाँ युवराज यश प्रताप सिंह उसके प्यार को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे। वो एक आखिरी बार युवराज यश प्रताप सिंह को चेतावनी देते हुए बोले, अपनी हद में रहिए युवराज, वरना हमें आपको आपकी हद दिखाना बहुत अच्छे से आता है। इस वक्त आपके सामने सिर्फ सूर्यांश खड़ा है, लेकिन हमें मजबूर मत कीजिए कि हम आपको अपना राजा वाला रूप दिखाएं। इस समय सूर्यांश का चेहरा बेहद डरावना लग रहा था, मानो वो अभी किसी का खून कर देगा। महाराज विनोद सिंह ये देखकर डर के मारे पीछे हट गए। उधर सूर्यांश की आवाज सुनकर इस बार युवराज यश प्रताप सिंह भी डर गए थे। वे उसकी आंखों में राजकुमारी चांदनी के लिए एक अलग ही पागलपन देख पा रहे थे। युवराज यश प्रताप सिंह इतने नासमझ नहीं थे कि उन्हें ये बात समझ में न आए, लेकिन फिर भी उन्हें राजकुमारी चांदनी हर हाल में चाहिए थी। वे अपनी छवि बनाए रखने के लिए यहाँ हार नहीं मान सकते थे। युवराज कुछ कहने ही वाले थे कि तभी उनके कानों में एक मीठी आवाज पड़ी। इस आवाज को सुनते ही सूर्यांश की धड़कनें तेज हो गईं। जो व्यक्ति अभी आया था वो बोल रहा था, यह क्या कर रहे हैं आप लोग? इतने बड़े हो गए हैं, फिर भी शर्म नाम की कोई चीज नहीं बची है, जो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। युवराज यश प्रताप सिंह जल्दी से जाकर महारानी सुमित्रा देवी के गले लग गए, जबकि सूर्यांश चुपचाप खड़े होकर दूसरी तरफ अपना चेहरा घुमा दीवार को देखने लगे। कल उन्होंने पहली बार महारानी सुमित्रा देवी को देखा था, लेकिन उन्हें देखते ही एक अजीब सा एहसास हुआ था।
उन्होंने अपनी धड़कनों को संभालते हुए पीछे मुड़कर देखा। ठीक उसी वक्त महारानी सुमित्रा देवी भी उनकी ओर देखने लगी। उन्होंने वर्षों तक युवराज यश प्रताप सिंह की परवरिश की थी, लेकिन आज तक उन्होंने उनके लिए भी ऐसी भावनाएं महसूस नहीं की थी जैसी वे इस समय सूर्यांश के लिए महसूस कर रही थी। वो उसे देखते देखते भावुक हो गईं, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि वे इतनी इमोशनल क्यों हो रही थी। उधर सूर्यांश का दिल भी बगावत कर रहा था। अचानक ही उसे याद आया कि जब वह राजकुमारी चांदनी, युवराज सम्राट सिंह और राजकुमारी ऐश्वर्या के साथ मंदिर गया था, तब उन पर हमला हुआ था। जब उसने देखा था कि राजकुमारी ऐश्वर्या पर तीर चलने वाला था, तो कैसे उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। उसे ऐसा महसूस हुआ था मानो अगर राजकुमारी ऐश्वर्या को कुछ हुआ तो वह अपनी कोई कीमती चीज खो बैठेगा। यहाँ दोनों माँ और बेटा एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन उनके दिलों की धड़कनें चीख चीख कर कह रही थी कि उनके बीच कोई गहरा रिश्ता था। युवराज यश प्रताप सिंह को गले लगाए हुए ही महारानी सुमित्रा देवी ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीमी आवाज में बोली, हमें नहीं पता सूरज, हमारे जाने के बाद तुम क्या कर रहे होंगे और किस हालत में होंगे, लेकिन अपनी माँ पर भरोसा रखना सूरज। तुम्हारी माँ सच में तुम्हें बहुत याद करती है, हर पल हर घड़ी। बहुत कुछ है हमारे पास जो हम तुम्हें बताना चाहते हैं सूरज। तुम ही चाहते थे ना कि हम बाकी औरतों की तरह सती न होकर दूसरा विवाह कर लें और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताएं। तो देखो, हमने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी सूरज। हमने विवाह भी कर लिया और तुम्हारे लिए तुम्हारी एक छोटी बहन भी जन्म दी। हाँ सूरज, जब हम यहाँ आए थे तब युवराज यश प्रताप सिंह और राजकुमारी ध्वनि जन्म ले चुके थे, लेकिन राजकुमारी ऐश्वर्या ने हमारे गर्भ से जन्म लिया है। राजकुमारी ऐश्वर्या तुम्हारी वही बहन है जिसकी इच्छा तुमने बचपन में हमसे की थी, किंतु यहाँ पर तुम्हें मुफ्त में एक और भाई बहन भी मिल जाएंगे। हम जानते हैं सूरज कि तुम दिल के बहुत अच्छे हो। यदि तुम यहाँ होते तो तुम अपने सौतेले भाई युवराज यश प्रताप सिंह और अपनी सौतेली बहन राजकुमारी ध्वनि को भी अपने सगे भाई बहन की तरह प्यार करते। हमें नहीं पता सूरज क्यों, लेकिन हमें बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम हमारे बहुत करीब हो। न जाने क्यों सूर्यांश को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो हमारे अपने हैं। महारानी सुमित्रा देवी के मन में एक शक घर कर गया था। क्या ऐसा हो सकता था कि सूर्यांश के अंदर सूरज की आत्मा हो? जैसे उनकी आत्मा इस शरीर में आई थी, वैसे ही क्या सूरज का पुनर्जन्म भी हुआ था? अगर उनका पुनर्जन्म संभव था, तो फिर सूरज का क्यों नहीं हो सकता था? क्या सूरज इस दुनिया में किसी और रूप में वापस आ चुका था? वे सूर्यांश के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहती थीं। उनके मन में जो सूर्यांश को लेकर शक पैदा हुआ था, उसे वे स्पष्ट करना चाहती थीं। उन्होंने युवराज यश प्रताप सिंह को खुद से अलग किया और सवाल किया, क्या हुआ युवराज? युवराज यश प्रताप सिंह ने सूर्यांश को देखते हुए एक टेढ़ी मुस्कान दी और फिर महारानी सुमित्रा देवी से बोले, माँ, क्या अब आपको नहीं लगता कि हमारे चांद को हमारे पास वापस आ जाना चाहिए? आखिर कब तक वो इन अजनबियों के साथ रहेगी? महारानी सुमित्रा देवी कोई मूर्ख नहीं थी कि उन्हें ये समझ न आए कि युवराज यश प्रताप सिंह क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी अपने शक को स्पष्ट करना था। वे राजकुमारी चांदनी को अकेले प्रतापगढ़ नहीं ले जा सकती थी, क्योंकि उन्हें युवराज यश प्रताप सिंह पर जरा भी भरोसा नहीं था। लेकिन यदि सूर्यांश भी राजकुमारी चांदनी के साथ प्रतापगढ़ जाता, तो उन्हें अपने शक को दूर करने का एक अच्छा अवसर मिल जाता। यही बात इस वक्त सूर्यांश को भी सही लग रही थी। वह भी जानना चाहता था कि आखिर महारानी सुमित्रा देवी के आसपास होने से उसे इतना अपनापन क्यों महसूस हो रहा था। महारानी सुमित्रा देवी सूर्यांश के पास आई और उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बेहद नर्म आवाज में बोली, बेटा, हम चांद को अपनी बेटी जैसा मानते हैं। क्या कुछ दिनों के लिए आप हमारी बेटी को हमारे पास रहने नहीं देंगे? और यदि आपको उसकी सुरक्षा को लेकर कोई संदेह है, तो आप भी हमारे साथ प्रतापगढ़ चल सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी यदि आप हमारे साथ वहां आएंगे। वैसे भी हमने गौर किया है कि शायद आप चांद से प्रेम करते हैं। यदि आप कुछ दिनों तक हमारे साथ रहेंगे, तो हमें भी इस बात की तसल्ली हो जाएगी कि हमारी पुत्री बिल्कुल सही हाथों में जा रही है। आप भी हमारे बेटे जैसे ही हैं और हमें आपकी खातिरदारी करने में बहुत खुशी होगी। महारानी सुमित्रा देवी की बातें सुनकर सूर्यांश थोड़ा भावुक हो गया। उसकी आवाज भारी हो गई थी जब उसने कहा, थैंक यू सो मच महारानी जी। जैसे ही सूर्यांश के मुंह से थैंक यू शब्द निकला, महारानी सुमित्रा देवी को अचानक सूरज की याद आ गई। पिछले जन्म में सूरज बार बार थैंक यू जैसे छोटे छोटे अंग्रेजी शब्द बोलकर अपनी मां को परेशान किया करता था।
सूर्यांश को अंग्रेजी कैसे आती है, इस बारे में सोचते ही महारानी सुमित्रा देवी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वे बेहद प्यार से बोली, बेटा, हम बिल्कुल आपकी माँ की तरह हैं, कृपया करके हमें माँ बुलाइए। उनकी इस बात को सुनकर सूर्यांश मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की नमी तैर आई थी। पता नहीं उसके मन में क्या आया। वो अचानक आगे बढ़ा और महारानी सुमित्रा देवी के सीने से लग गया। सूर्यांश को अंग्रेजी कैसे आती है, इस बारे में सोचते ही महारानी सुमित्रा देवी की आंखों में चमक आ गई। वह बेहद प्यार से सूर्यांश से बोली, बेटा, हम बिल्कुल आपकी माँ की तरह हैं, कृपया हमें माँ बुलाइए। उनकी इस बात को सुनकर सूर्यांश मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी आंखों में नमी तैर आई। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया और वह आगे बढ़कर महारानी सुमित्रा देवी के सीने से लग गया। सूर्यांश की इस हरकत पर महारानी सुमित्रा देवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं युवराज यश प्रताप सिंह का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी मां इस सूर्यांश को प्रतापगढ़ में क्यों आमंत्रित कर रही है। क्या सूर्यांश राजकुमारी चांदनी के बाद उसकी मां को भी उससे छीनना चाहता है? वो अच्छे से देख पा रहा था कि महारानी सुमित्रा देवी की आंखों में सूर्यांश के लिए एक अलग ही तरह की भावना थी। ऐसी प्यार भरी नजरें उन्होंने कभी अपने लिए भी नहीं देखी थी। एक बात मैं आप लोगों को समझाती हूँ, उसने खुद से कहा। हर माँ बोलती है कि उसके सारे बच्चे उसके लिए एक जैसे होते हैं, लेकिन सच में ऐसा नहीं होता। आप मानो या ना मानो, एक माँ का झुकाव सबसे अधिक अपने पहले बच्चे की ओर होता है, क्योंकि वो बच्चा खास होता है। यह एक तरह की मानसिकता होती है, जैसे हमें कितनी भी सैलरी क्यों ना मिले, लेकिन पहली सैलरी हमेशा खास होती है। जब एक औरत पहली बार माँ बनती है, तो उसका लगाव अपने पहले बच्चे के लिए कुछ ज्यादा ही होता है। दूसरे बच्चे से भी माँ बहुत प्यार करती है और बराबर प्यार देने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन पहले वाला जो होता है वो थोड़ा जरूरत से ज्यादा ही खास होता है। वही इस धरती का पहला इंसान होता है जिसने उसे माँ बुलाया होता है। अपने बाकी बच्चों की तुलना में माँ अपने पहले बच्चे के साथ ज्यादा समय बिता चुकी होती है। किसी भी पहले अनुभव की खुशी ही अलग होती है, लेकिन दूसरे बच्चे को बुरा न लगे, इसलिए माँ मन से सबको बराबर मानती है और सच में समान प्यार भी देती है। फिर भी झुकाव पहले वाले की ओर थोड़ा ज्यादा रहता है। और कोई भी सौतेली माँ किसी भी बच्चे को कितना भी प्यार क्यों न करे, लेकिन अपने खुद के बच्चों के लिए उसका प्यार थोड़ा ज्यादा ही होता है। यह एक सामान्य इंसानी प्रवृत्ति है। यहाँ पर इमोशनल होकर नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल होकर सोचो, कहानियों से बाहर निकलकर देखो, असल जिंदगी में ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं था कि महारानी सुमित्रा देवी युवराज यश प्रताप सिंह या फिर राजकुमारी ध्वनि से प्यार नहीं करती थी। वो इन दोनों से भी बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनके दिल में राजकुमारी ऐश्वर्या के लिए एक अलग ही खास जगह थी। और इस वक्त वही भावना उन्हें सूर्यांश के साथ महसूस हो रही थी। अगर महारानी सुमित्रा देवी युवराज यश प्रताप सिंह को अपना 51% प्यार दे रही थी, तो युवराज यश प्रताप सिंह को भी 49% मिल रहा था। हर सौतेले माँ बाप अपने सौतेले बच्चों से नफरत नहीं करते, और जब युवराज यश प्रताप सिंह को अपनी सौतेली माँ का इतना प्यार मिल रहा था, तो उसे इतने में ही खुश रहना चाहिए। अगर युवराज यश प्रताप सिंह ने जलन में आकर कोई गलत कदम उठाया, तो ऐसा न हो कि महारानी सुमित्रा देवी के दिल में जगह बनाने की बजाय वो उनकी नजरों में और गिरता चला जाए। खैर, महारानी सुमित्रा देवी के कहने पर सूर्यांश कुछ दिनों के लिए प्रतापगढ़ जाने के लिए मान गया। वो प्रतापगढ़ जाने के लिए इसलिए नहीं माना कि वो महारानी सुमित्रा देवी को राजकुमारी चांदनी के साथ समय बिताने का मौका दे रहा था, बल्कि वो खुद भी महारानी सुमित्रा देवी के साथ समय बिताना चाहता था। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन उसका दिल बार बार चीख चीख कर कह रहा था कि यह उसकी ही माँ है, क्योंकि अगर सूर्यांश का पुनर्जन्म हो सकता है, तो फिर उसकी माँ का क्यों नहीं हो सकता। वहीं युवराज यश प्रताप सिंह गुस्से और जलन में पागल होकर अपना पैर पटकते हुए वहां से चला गया। उसकी आंखों में सूर्यांश के लिए जलन और नफरत साफ देखी जा सकती थी। एक तो इस इंसान ने पहले ही राजकुमारी चांदनी को छीन लिया था, और अब उसकी मां को भी छीनने की कोशिश कर रहा था। सूर्यांश भी राजकुमारी चांदनी के पास गया और उसे सब कुछ बता दिया। महारानी सुमित्रा देवी के पास जाने की बात सुनकर राजकुमारी चांदनी भी बहुत खुश हो गई और तुरंत जाने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही शाम हुई, सूर्यांश अपने दोनों साथियों और राजकुमारी चांदनी के साथ प्रतापगढ़ के लिए निकल पड़ा। उनके ठीक पीछे प्रतापगढ़ की पलटन भी रवाना हो गई। सूर्यांश वहां जाने के लिए बहुत उत्साहित था, क्योंकि महारानी सुमित्रा देवी वहीं थी। लेकिन इसी बीच वह ये बात पूरी तरह भूल चुका था कि वहीं उसका प्रेम प्रतिद्वंद्वी भी मौजूद था।
सूर्यांश के साथ होने की वजह से राजकुमारी चांदनी बिना किसी झिझक के अपने गैजेट का इस्तेमाल कर सकती थी। उसने जल्दी से अपनी घड़ी की स्क्रीन ऑन की और लक्ष्य की लोकेशन चेक करने लगी। लक्ष्य की लोकेशन को ध्यान से देखने के बाद राजकुमारी चांदनी की आंखें संकुचित हो गईं क्योंकि लक्ष्य इस वक्त मागढ़ के तहखाने में बनी एक जेल में कैद था। राजकुमारी चांदनी को समझते देर नहीं लगी कि लक्ष्य ने खुद को फंसा लिया था। उसने अपना सिर पकड़ लिया क्योंकि लक्ष्य उसके लिए बहुत खास था। ऐसा नहीं था कि वो लक्ष्य को वहां से निकाल नहीं सकती थी, बात बस इतनी थी कि लक्ष्य के जरिए ही वह वहां नजर रख सकती थी। उसने लक्ष्य की आंखों में लगे कैमरे को ऑन किया और वहां की फुटेज देखने लगी। लक्ष्य सच में तहखाने में सलाखों के पीछे था। वहां बहुत ही कम हल्की लाल रोशनी थी। वो लक्ष्य की नजरों से आसपास की चीजों को देखने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक राजकुमारी चांदनी की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर उसकी धड़कन एकदम रुक सी गई। वहीं दूसरी तरफ प्रत्युष को न तो घोड़ों में रुचि थी और न ही रथ में, इसलिए वो पैदल ही चल रहा था। असल में उसके पैदल चलने की एक और वजह थी, पद्मा। प्रत्युष ने पहले ही नोटिस कर लिया था कि पद्मा पैदल चल रही थी, इसलिए उसका साथ देने के लिए वह भी पैदल चलने लगा। वो पद्मा की ओर देखते हुए मुस्कुराया और बोला, पांव रखना ना जमीन पर। जान रुक जा तो घड़ी भर, थोड़े तारे तो बिछा दूं मैं तेरे वास्ते। प्रत्युष के गाने पर पद्मा ने अपना मुंह बना लिया और बोली, देखिए प्रत्युष जी, हमसे मजाक करना बंद कीजिए और हम आपसे विनती करते हैं कि हमसे थोड़ा दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि आजकल हमें भी लड़ाई करना आ गया है। पद्मा की यह बात सुनकर प्रत्युष जोर जोर से हंसने लगा। मतलब ये लड़की थोड़ी बहुत फाइटिंग सीखकर उसे डराने की कोशिश कर रही थी। प्रत्युष ने पद्मा को छेड़ते हुए फिर से गाया, आजमा ले मुझको यारा, तू जरा सा कर इशारा, दिल जला के जगमगा दूं मैं तेरे रास्ते। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि कब पद्मा का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। आज से पहले किसी ने भी उसके साथ ऐसा मजाक नहीं किया था, या यूं कहें कि अब तक सभी ने पद्मा को नीची नजरों से देखा था। राजकुमारी चांदनी के बाद प्रत्युष ही पहला इंसान था जो सच में उसकी फिक्र करता था। थोड़ा शर्माते हुए पद्मा ने प्रत्युष से कहा, कृपया हमें इस तरह ना छेड़ें। लेकिन प्रत्युष साफ देख सकता था कि पद्मा का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसे देखकर प्रत्युष मुस्कुराने लगा। कहीं ना कहीं उसे एहसास हो गया था कि पद्मा भी उसके लिए कुछ महसूस करने लगी है, लेकिन कुछ ऐसा था जो पद्मा को उससे करीब आने से रोक रहा था। प्रत्युष ज्यादा कुछ नहीं जानता था, लेकिन इतना जरूर समझ चुका था कि पद्मा का भी कोई अतीत था, जिसकी वजह से वो हर वक्त तनाव और अवसाद में रहती थी। राजकुमारी चांदनी ने उसे इन सब से उबरने में मदद की थी और उसे मजबूत बनाने की कोशिश कर रही थी। अब तो वो खुद भी चाहता था कि पद्मा और मजबूत बने। पद्मा हल्के कदमों से आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी प्रत्युष ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ साथ चलने लगा। चलते चलते प्रत्युष बोला, सफर चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, साथ चलने से जल्दी कट जाता है। प्रत्युष की बात सुनकर पद्मा मुस्कुरा दी और उसके साथ साथ चलने लगी। उसे प्रत्युष की बातें बहुत पसंद आई थीं। वहीं दूसरी तरफ युवराज यश प्रताप सिंह अपने घोड़े पर बैठे हुए थे। उनके दिमाग में बार बार सिर्फ और सिर्फ सूर्यांश का ही ख्याल आ रहा था। वो मन ही मन सूर्यांश के बारे में सोचते हुए बुदबुदाए, तुम चाहे जो कोई भी हो, लेकिन मैं तुम्हें न तो अपनी मां छीनने दूंगा और न ही अपनी चांद को। मैं भी देखता हूं कि मेरे ही इलाके में आकर तुम मुझसे बैर कैसे करते हो। लगता है तुमने आसपास के लोगों से मेरे बारे में कभी सुना नहीं है, तभी तो मुझसे पंगा लेने की गलती कर रहे हो। युवराज यश प्रताप सिंह इसी भ्रम में थे कि सूर्यांश के नाम का खौफ बस लोगों ने यूं ही फैला रखा था, लेकिन यश प्रताप सिंह खुद भी बहुत गुस्सैल और राक्षस सरीखे इंसान थे। अगर वो गुस्से में आ जाते तो पल भर में किसी को भी गायब कर सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे प्रतापगढ़ पहुंचने के बाद वो सूर्यांश को परेशान कर सकते थे, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सूर्यांश अकेले ही पूरे प्रतापगढ़ को हिलाने की ताकत रखता था। उसके ऊपर से उसके पास राजकुमारी चांदनी भी थी, जो किसी वन मैन आर्मी से कम नहीं थी। प्रत्युष और तपिश भी कोई सच्चाई के देवता नहीं थे, जो खून के बदले खून माफ कर देते। दूसरी ओर राजकुमारी चांदनी जैसे ही अपनी स्क्रीन पर चल रही फुटेज को देखने लगी, उनकी धड़कनें तेज होने लगी। लक्ष्य इस वक्त एक ऐसी जेल में बंद था, जहां से थोड़ी ही दूरी पर एक और जेल थी। उस जेल में जमीन पर एक औरत पड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे और वह इतनी बुरी हालत में थी कि उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि न जाने उसे रोज कितना टॉर्चर सहना पड़ता होगा। राजकुमारी चांदनी को नहीं पता था क्यों, लेकिन जब से उन्होंने उस औरत को देखा था,
उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। वो ध्यान से उस औरत को देखने की कोशिश करने लगी। हालांकि उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर ही चांदनी को बहुत बुरा लग रहा था। उनके मन में एक तीव्र इच्छा जाग उठी, वो इस औरत को बचाना चाहती थी। उन्होंने अपनी घड़ी के जरिए लक्ष्य को कुछ निर्देश दिए और फिर फुटेज को बंद कर दिया। तनाव के कारण उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने माथे की हल्की मसाज करने लगी। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सूर्यांश कब से उन्हें देख रहा था। सूर्यांश चांदनी की ओर देखते हुए बोला, चांद, क्या हुआ? पहले भी तो तुमने बहुत से लोगों को इससे भी ज्यादा घायल देखा होगा, फिर आज तुम्हें इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? वैसे तो राजकुमारी चांदनी खुद भी नहीं जानती थी कि इस औरत को देखकर उन्हें इतनी बेचैनी क्यों हो रही थी, लेकिन कुछ तो था जो अलग था। उन्होंने सूर्यांश का हाथ पकड़कर अपने दिल पर रख दिया। सूर्यांश को भी महसूस हुआ कि राजकुमारी चांदनी की धड़कनें तेज थीं। सूर्यांश थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, ये तुम्हारी धड़कनें इतनी तेज क्यों हो गई हैं, चांद? क्या ये सब उस औरत की वजह से हो रहा है? सूर्यांश की बात पर राजकुमारी चांदनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीमे स्वर में जवाब दिया, यूं ही किसी अजनबी के लिए धड़कनें नहीं बढ़ती, यूं ही किसी के लिए दिल नहीं धड़कता। सूर्यांश राजकुमारी चांदनी की तरफ देखते हुए बोला, चांद, क्या हुआ? तुमने इससे पहले भी तो बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो इससे भी ज्यादा घायल हुए हैं, लेकिन फिर आज ही तुम्हें इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? वैसे तो राजकुमारी चांदनी खुद भी नहीं जानती थी कि उसे उस औरत को देखकर इतनी बेचैनी क्यों हो रही थी, लेकिन कुछ तो था जो अलग था। वो सूर्यांश का हाथ पकड़कर अपने दिल पर रख देती है, जहां सूर्यांश को भी महसूस होता है कि राजकुमारी चांदनी की धड़कनें तेज हो गई है। सूर्यांश थोड़ा कंफ्यूज होकर उससे पूछता है, ये तुम्हारी धड़कनें इतनी तेज क्यों हो रही है, चांद? क्या ये सब उस औरत की वजह से हो रहा है? सूर्यांश की बात सुनकर राजकुमारी चांदनी अपनी आंखें बंद कर लेती है और जवाब देती है, यूं ही किसी अजनबी के लिए धड़कनें नहीं बढ़ती, यूं ही किसी के लिए दिल नहीं धड़कता। थोड़ी ही देर में सभी लोग प्रतापगढ़ पहुंच जाते हैं। अब तक शाम हो चुकी थी। एक बार फिर प्रतापगढ़ आकर राजकुमारी चांदनी को पुरानी बातें याद आने लगी। युवराज यश प्रताप सिंह को छोड़कर यहाँ सब कुछ कितना अच्छा था। वो मुस्कुराते हुए अनजाने में ही सूर्यांश का हाथ पकड़ लेती है और आगे बढ़ने लगती है। राजकुमारी चांदनी ने भले ही इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन सूर्यांश और महारानी सुमित्रा देवी ने इसे नोटिस कर लिया था। दोनों के ही चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वैसे तो राजकुमारी चांदनी ज्यादातर भावहीन रहती थी और माफिया की तरह व्यवहार करती थी, लेकिन कभी कभी उसके अंदर का बचपना जाग उठता था। इसके बारे में खुद राजकुमारी चांदनी को भी ठीक से पता नहीं था। महल में प्रवेश करते ही उसे अपने सामने 3 और लोग दिखाई दिए। उन तीनों को देखते ही वो तेजी से दौड़कर उनके पास जाती है और छोटी महारानी को कसकर गले लगा लेती है। छोटी महारानी भी राजकुमारी चांदनी को उतनी ही मजबूती से गले लगाती है। शादी वाले दिन के बाद से उन्होंने राजकुमारी चांदनी को नहीं देखा था। भले ही इनके बीच खून का कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन 2 साल तक राजकुमारी चांदनी के साथ रहने के कारण उन्हें उससे गहरा लगाव हो गया था। इसके बाद राजकुमारी चांदनी छोटी महारानी से अलग होकर तारा बुआ जी के गले लग जाती है। तारा बुआ जी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती हैं, कैसा है मेरा बच्चा? राजकुमारी चांदनी उनसे अलग होकर मुस्कुराते हुए कहती है, ध्यान से देखिए मुझे, मैं पहले भी खूबसूरत थी और अब भी खूबसूरत ही हूँ। इतना कहकर वह अपने बगल में खड़े युवराज मान के बालों को बिगाड़ देती है। युवराज मान इस हरकत पर मुंह बना लेते हैं और थोड़ी इरिटेटेड आवाज में कहते हैं, चांद, हमें परेशान करना बंद कीजिए, वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये कहते कहते युवराज मान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आगे बढ़कर राजकुमारी चांदनी को कसकर गले लगा लेते हैं। राजकुमारी चांदनी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो अच्छे से जानती थी कि युवराज मान चाहे उससे कितना भी गुस्सा क्यों न हो जाए, लेकिन वो एक छोटे बच्चे की तरह थे, जिनके दिल में राजकुमारी चांदनी के लिए खास जगह थी। वैसे भी इस पूरे महल में वो सबसे ज्यादा युवराज मान के साथ ही खेला करती थी, क्योंकि दोनों बिल्कुल बच्चों जैसे थे। लेकिन पुनर्जन्म के बाद से राजकुमारी चांदनी ने उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। युवराज मान अपने आंसुओं को साफ करते हैं और उन्हें छुपाने के लिए वहां से भाग जाते हैं। छोटी महारानी और तारा बुआ जी समझ नहीं पाई कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन महारानी सुमित्रा देवी, सूर्यांश और राजकुमारी चांदनी तीनों समझ चुके थे कि युवराज मान अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। राजकुमारी चांदनी हल्के से मुस्कुरा देती है और महारानी सुमित्रा देवी की ओर देखते हुए पूछती है, रानी माँ, पिताजी महाराज कहाँ है?
जंगल में हमारे साथ जो हादसा हुआ, उसके बाद से हमने उन्हें देखा ही नहीं है। महाराज उदय प्रताप सिंह का नाम सुनते ही महारानी सुमित्रा देवी के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो अपनी बदलती भावनाओं को छुपाकर कहती हैं, पता नहीं, हम उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, न ही हमारे सैनिक उन्हें खोज पा रहे हैं। इतना कहकर महारानी सुमित्रा देवी उदास हो जाती है। वहीं पीछे खड़ा सूर्यांश, जो अभी तक राजकुमारी चांदनी और वहां के सभी लोगों के बीच के बंधन को देख रहा था, उसे महारानी सुमित्रा देवी का यूं उदास होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक तरफ युवराज यश प्रताप सिंह थे, जो अपने गुस्से में आकर महल पहुंचते ही सीधे अपने कमरे में चले गए थे। खैर, सूर्यांश जल्दी से महारानी सुमित्रा देवी के पास जाता है और उनके आंसू अपने हाथ से साफ करने लगता है। सूर्यांश के हाथ का स्पर्श पाते ही महारानी सुमित्रा देवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। उन्हें मुस्कुराते देख सूर्यांश उन्हें गले से लगा लेता है। वहीं उन दोनों को देखकर राजकुमारी चांदनी की आंखें छोटी हो गईं। वो जलन भरी नजरों से सूर्यांश को देख रही थी, जो राजकुमारी चांदनी की रानी मां से चिपका हुआ था। राजकुमारी चांदनी गुस्से में सूर्यांश के पास गई और उसकी शर्ट पकड़कर उसे खींचकर दूर कर दिया। जैसे ही सूर्यांश महारानी सुमित्रा देवी से अलग हुआ, वैसे ही राजकुमारी चांदनी जल्दी से महारानी सुमित्रा देवी को पकड़कर टाइट हग कर लिया। इस दुनिया में बेशक पहले वाली राजकुमारी चांदनी का युवराज मान से अच्छा रिश्ता था, लेकिन इस जन्म की राजकुमारी चांदनी, जो असल में एंजेलिना थी, उसका रिश्ता महारानी सुमित्रा देवी से ही ज्यादा अच्छा था। राजकुमारी चांदनी की इस हरकत पर महारानी सुमित्रा देवी मुस्कुरा दी। उन्होंने राजकुमारी चांदनी की आंखों को देखकर ही समझ लिया था कि उसे जलन हो रही थी। वहीं महारानी सुमित्रा देवी से अलग कर दूर फेंका गया सूर्यांश अपनी आंखें बड़ी करके राजकुमारी चांदनी और महारानी सुमित्रा देवी को देख रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि राजकुमारी चांदनी जैसी कोल्ड हार्टेड लड़की भी किसी के लिए इतनी पजेसिव हो सकती है। वो मन ही मन बोला, अगर महारानी जी सच में मेरी माँ हुई, तो दोनों सास बहू मिलकर मेरा कचुम्बर बना देंगी। वैसे भी मेरी माँ को हमेशा से बेटियां ही पसंद थी, क्योंकि उस समय ज्यादातर लोग बेटियों को कोख में ही मार देते थे या फिर कहीं फेंक आते थे। ऐसे में जाहिर सी बात है कि उनका झुकाव अपने बेटे से ज्यादा बहू की तरफ होगा। सूर्यांश को टेंशन में देखकर छोटी महारानी मुस्कुरा दी और उसके पास आकर खुद ही उसे हग कर लिया और बोली, अपनी दूसरी माँ से नहीं मिलिएगा बेटा। छोटी महारानी की इस हरकत पर सूर्यांश मुस्कुरा दिया और उनसे अलग होकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। राजकुमारी चांदनी को अपने पिछले जन्म से ही पैर छूने की आदत नहीं थी, लेकिन सूर्यांश इन सभी चीजों के बारे में जानता था। वो मुस्कुराते हुए छोटी महारानी से अलग हुआ और तारा बुआ जी के भी पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इन सभी चीजों के बाद धीरे धीरे सभी लोग अपने अपने कमरों में चले गए। सूर्यांश को उसका कमरा दिखा दिया गया, जो राजकुमारी चांदनी के कमरे से 2 और कमरे छोड़कर था। वहीं राजकुमारी चांदनी अपने कक्ष में आकर मुस्कुराने लगी। यह वही जगह थी जहां उसने पहली बार इस दुनिया में अपनी आंखें खोली थीं। राजकुमारी चांदनी स्नानघर में चली गई और फिर अपने ब्रेसलेट को बाहर निकालकर वापस अपने लैब में चली गई। लैब में पहुंचते ही उसने एक अजीब सा इंजेक्शन निकाला और पद्मा के पति यानी राणा ठाकुर के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। जैसे ही दवा राणा ठाकुर के शरीर में गई, वो दर्द से तड़पने लगा। राजकुमारी चांदनी ने पहले ही अपने रक्त का परीक्षण करके उस ड्रग को बना लिया था, जो इस वक्त उसके खुद के शरीर में था, और वही ड्रग वह राणा ठाकुर को रोज दे रही थी। राणा ठाकुर की भी हालत इस वक्त राजकुमारी चांदनी जैसी ही थी। हर कुछ दिनों में उसे पेट में तेज दर्द होता और उसकी हालत बेहद खराब हो जाती। लेकिन इस बार राजकुमारी चांदनी ने अपने द्वारा बनाया गया एंटीडोट राणा ठाकुर के शरीर में इंजेक्ट किया। इतना करने के बाद राजकुमारी चांदनी अपने कमरे में वापस आ गई। उसे अच्छे से पता था कि यह एंटीडोट असर दिखाने में 12 घंटे का समय लेगा। अपने कमरे में आने के बाद राजकुमारी चांदनी ने एक बार फिर अपने कपड़े बदले और सफेद रंग की छोटी सी नाइटी पहन ली। फिर वह बंदर की तरह बिस्तर पर उछल कूद करने लगी और आखिरकार कंबल ओढ़कर सो गई। वैसे भी राजकुमारी चांदनी को यहाँ हमेशा ठंड लगती थी, क्योंकि यहाँ का मौसम उसकी दुनिया जैसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ का तापमान गर्मी के दिनों में भी 24 डिग्री सेल्सियस रहता था। वहीं दूसरी तरफ युवराज यश प्रताप सिंह का कक्ष। इस वक्त युवराज यश प्रताप सिंह अपने कक्ष में इधर उधर टहल रहे थे। उनके चेहरे पर तनाव के भाव थे, क्योंकि उन्होंने साफ साफ नोटिस किया था कि सूर्यांश राजकुमारी चांदनी को पसंद करता है। आज सुबह पहली बार था जब सूर्यांश ने राजकुमारी चांदनी के लिए युवराज यश प्रताप सिंह से लड़ाई तक कर ली थी।
युवराज यश प्रताप सिंह को ऐसा लग रहा था जैसे राजकुमारी चांदनी उनके हाथ से निकलती जा रही हो। वो हताशा में अपने बालों को खींचते हुए जोर से चिल्लाए और बोले, नहीं, 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 चांद, आप सिर्फ हमारी है। हम आपको बिल्कुल भी सूर्यांश के करीब नहीं जाने देंगे। साम, दाम, दंड, भेद, हर तरीका अपना लेंगे, लेकिन इस बार हम आपको हासिल करके ही रहेंगे और इस कदर आपको अपने पास रखेंगे कि कोई भी चाहकर भी आपको हमसे अलग न कर पाए। युवराज यश प्रताप सिंह के दिमाग में इस वक्त विजयगढ़ की सारी घटनाएं घूम रही थीं। कैसे सूर्यांश हर वक्त राजकुमारी चांदनी पर अपना हक जताता था और चांदनी कुछ भी कहने से बचती थी। कैसे मंदिर से लौटते वक्त सूर्यांश ने राजकुमारी चांदनी को अपनी बाहों में उठा लिया था। उन दोनों की नजदीकियों को याद करते हुए युवराज यश प्रताप सिंह की मुठियां गुस्से से कस गई थीं। उनके दिल में सूर्यांश के लिए एक अलग ही तरह की नफरत जन्म ले चुकी थी। वो मन ही मन सूर्यांश को जान से मारने की योजना बनाने लगे थे। वो अभी राजकुमारी चांदनी और महाराज सूर्यांश सूर्यवंशी के बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक ही उनके दिमाग में एक और नाम आया, कुसुम। वह भी तो उन लोगों के साथ विजयगढ़ गई थी, लेकिन लौटते वक्त युवराज यश प्रताप सिंह ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। आते समय उन्होंने एक बार भी कुसुम को नहीं देखा था। अचानक से ही उनके चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। वो लगभग पागल होने लगे थे। गुस्से में उन्होंने तुरंत ही सैनिक को अपने कक्ष में बुलाया। सैनिक अंदर आते ही अपना सिर झुका लिया। युवराज यश प्रताप सिंह ने कठोर स्वर में आदेश दिया, जितनी जल्दी हो सके कुसुम को हमारे सामने लेकर आओ। मुझे अच्छे से याद है कि वह हमारे साथ नहीं लौटी थी। अगर तुम लोग 2 दिनों के भीतर उसे मेरे सामने नहीं लाए तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। युवराज यश प्रताप सिंह इस वक्त इतने गुस्से में थे कि सैनिक भी डर के मारे जल्दी से वहां से भाग निकला। उसे डर था कि अगर वह जरा भी देर करता तो युवराज उसे फिर से रोक लेते और क्रोध में उस पर अपना गुस्सा निकालते। महल का हर एक सैनिक अच्छी तरह जानता था कि राजकुमारी चांदनी के यहाँ से चले जाने के बाद युवराज यश प्रताप सिंह कितना ज्यादा गुस्सैल और खतरनाक हो गए थे। कोई भी अनजाने में कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहता था जिसकी वजह से युवराज का गुस्सा उन पर फूट पड़े। सैनिक के जाने के बाद युवराज यश प्रताप सिंह क्रोध में अपने कक्ष में रखे आईने पर जोरदार मुक्का मार बैठे। शीशा टुकड़ों में बिखर गया और उनके हाथ से खून बहने लगा। लेकिन युवराज यश प्रताप सिंह की नजर इस वक्त अपने जख्मी हाथ पर नहीं थी। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, कुसुम। युवराज यश प्रताप सिंह के हाथों में गहरी चोट लगी थी, लेकिन उनकी नजरें इस वक्त अपने जख्मों पर नहीं बल्कि सिर्फ कुसुम पर टिकी थी। कुसुम जैसी एक मामूली औरत ने उन्हें धोखा कैसे दे दिया? एक तरह से कुसुम ने उनके अहंकार को ठेस पहुंचा दी थी। उनकी आंखों में क्रोध साफ झलक रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अगर कुसुम इस वक्त उनके सामने होती तो वे खुद अपने हाथों से उसका गला घोंट देते। राजकुमारी चांदनी का कक्ष। राजकुमारी चांदनी अपने कमरे में गहरी नींद में सोई हुई थी, इस बात से बेखबर कि एक परछाई खिड़की के रास्ते उनके कक्ष में प्रवेश कर चुकी थी। वो रहस्यमयी व्यक्ति बेड पर सोई हुई राजकुमारी चांदनी को टकटकी लगाकर देख रहा था। नींद में चांदनी किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी, लेकिन यही मासूम चेहरा जब ठान लेता तो दुश्मनों पर कहर बनकर टूट पड़ता। वो व्यक्ति धीरे धीरे उनके करीब गया और उनके चेहरे को ध्यान से निहारने लगा। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। फिर वो फौरन जाकर उनके बगल में लेट गया। चांदनी बिस्तर के बीचों बीच सोई हुई थी, इसलिए वो इस तरह लेटा कि उसे उनका चेहरा साफ दिख सके। उसने उनके चेहरे पर बिखरे बालों को हल्के से हटाया और उनके माथे पर एक कोमल चुंबन देकर फुसफुसाया, तुम मेरी स्लीपिंग ब्यूटी हो, सिर्फ मेरी, सिर्फ सूर्यांश सूर्यवंशी की। हाँ, यह कोई और नहीं बल्कि सूर्यांश था। उसे इसी वक्त राजकुमारी चांदनी को देखने की तीव्र इच्छा हुई थी। उसे अचानक याद आया, जब राजकुमारी चांदनी यहाँ आई थी तब वे माफिया क्वीन की तरह नहीं बल्कि एक छोटे मासूम बच्चे की तरह अपने परिवार से मिल रही थी। उनके चेहरे की चमक सूर्यांश से छिपी नहीं थी। शुरुआत से लेकर अब तक उनकी नजर बस चांदनी के चेहरे पर ही थी। उसके मन में एक ख्याल आया, मुझे पता है कि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफें सही हैं। कोई नहीं था तुम्हारे पास जो तुम्हें दुनिया की हकीकत सिखा सके, जो तुम्हारी भावनाओं को महसूस कर सके। लेकिन मेरी प्यारी क्वीन, मैं वादा करता हूँ, बहुत जल्द तुम्हें एहसास करवा दूंगा कि असली भावनाएं क्या होती है। मैं तुम्हें अपने प्यार के रंग में रंग दूंगा। मैं तुम्हें कोल्ड हार्टेड से सॉफ्ट हार्टेड बना दूंगा। हम सब एक परिवार की तरह रहेंगे। और वैसे भी मेरे दोनों भाइयों को भी तुम बहुत पसंद हो, हालांकि दोनों ही तुमसे मार खा चुके हैं। ये कहते हुए सूर्यांश के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई।
वह हल्का सा आगे बढ़ा और चांदनी को टाइट हग करते हुए उनके साथ सो गया। उसे अच्छी तरह पता था कि चाहे राजकुमारी चांदनी जितनी भी गुस्सैल क्यों न हो, वे उसे ठुकरा नहीं सकती। राजकुमारी चांदनी के दिल में सूर्यांश के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन उन्हें खुद इस बात का एहसास नहीं था, क्योंकि वे कोई भी भावना महसूस ही नहीं कर पाती थी। वैसे भी भावनाएं तभी महसूस होती हैं जब किसी का अपना साथ होता है। पूरी जिंदगी अकेले बिताने के बाद चांदनी को भला किसी के लिए क्या महसूस होता। अगली सुबह जैसे ही राजकुमारी चांदनी की आंखें खुली, उन्हें सामने सूर्यांश का चेहरा नजर आया। सूर्यांश को देखते ही उनका मूड खराब हो गया और उन्होंने झट से आंखें बंद कर ली। ये सपना ही होगा, उन्होंने सोचा। लेकिन जब 2-3 बार आंखें खोलने के बाद भी सूर्यांश वहीं दिखा, तो उनकी आंखें संकुचित हो गईं। उन्होंने अपनी इंडेक्स फिंगर उसकी आंखों में घुसाने की कोशिश की। राजकुमारी चांदनी की इस हरकत पर सूर्यांश हड़बड़ाकर तुरंत उठ बैठा। वहीं चांदनी को अब यकीन हो गया था कि यह कोई सपना नहीं, बल्कि हकीकत थी। गुस्से में उन्होंने सूर्यांश को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो सीधे जमीन पर जा गिरा। राजकुमारी चांदनी अब आगे बढ़कर उसे और मारने ही वाली थी कि तभी उनके गैजेट में एक अलर्ट मैसेज आया। अलर्ट देखते ही वे सतर्क हो गईं और तुरंत बाथरूम में जाकर तैयार होने लगी। इस बीच वे सूर्यांश को पूरी तरह भूल चुकी थी, लेकिन सूर्यांश ने भी अलर्ट की नोटिफिकेशन सुन ली थी। जब उसने चांदनी को इतनी हड़बड़ी में तैयार होते देखा, तो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वो भी फौरन अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगा। राजकुमारी चांदनी के इस रूप को देखकर वहां मौजूद हर एक व्यक्ति अपनी आंखें बड़ी करके उन्हें देख रहा था। राजकुमारी चांदनी जल्दी से महारानी सुमित्रा देवी के कक्ष में चली गई। महारानी सुमित्रा देवी राजकुमारी चांदनी को देखकर मुस्कुरा ही रही थी कि तभी उन्हें राजकुमारी चांदनी के पीछे सूर्यांश भी आता हुआ दिखाई दिया। राजकुमारी चांदनी अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए महारानी सुमित्रा देवी से बोली, रानी माँ, हमने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि यदि वह हमें युवराज यश प्रताप सिंह से विवाह करने से बचा लेंगे, तो हम प्रतापगढ़ की सीमा से थोड़ी ही दूरी पर स्थित देवी माँ के मंदिर में 2 घंटे तक उनकी आराधना करेंगे। किंतु जिस परिस्थिति में हम यहाँ से गए थे, हमें लगा नहीं था कि हम कभी वापस भी आ पाएंगे। लेकिन अब जब हम लौट चुके हैं, तब हम उस मंदिर में जाकर 2 घंटे तक देवी माँ की आराधना करना चाहते हैं। महारानी सुमित्रा देवी राजकुमारी चांदनी की बात पर मुस्कुरा दी और उन्हें एक छोटे से सैनिकों के दल के साथ जाने की अनुमति दे दी। राजकुमारी चांदनी जानती थी कि महारानी सुमित्रा देवी उन्हें अकेले जाने नहीं देंगी, इसलिए उन्होंने उनकी बात मानकर कुछ सैनिकों को अपने साथ ले जाने का निर्णय किया। अपनी पूरी बात समाप्त करने के बाद जैसे ही राजकुमारी चांदनी पीछे मुड़ी, वैसे ही उन्हें अपने पीछे सूर्यांश खड़ा दिखाई दिया। सूर्यांश को देखकर उन्होंने अपनी आंखें छोटी कर ली और उसे पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए वहां से चली गईं। राजकुमारी चांदनी के चले जाने के बाद सूर्यांश महारानी सुमित्रा देवी के पास आया और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी माँ। सूर्यांश के मुंह से गुड मॉर्निंग सुनते ही महारानी सुमित्रा देवी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने नम आंखों से सूर्यांश के कंधे पकड़कर उसे उठाया और अपने सीने से लगाते हुए कहा, हमने कहा था ना कि हमें अंग्रेजी पसंद नहीं, तो फिर तुम क्यों हमसे अंग्रेजी में बात करते हो, सूरज। सूर्यांश के मुंह से गुड मॉर्निंग माँ सुनते ही महारानी सुमित्रा देवी को अपने बेटे सूरज की याद आ गई, जो इसी तरह अंग्रेजी बोल बोलकर उन्हें परेशान करता था और हर सुबह गुड मॉर्निंग ही कहता था। वहीं जब सूर्यांश ने महारानी सुमित्रा देवी के मुंह से अपने लिए सूरज सुना और उनके अंग्रेजी न पसंद करने की बात सुनी, तो उसे भी यकीन हो गया कि महारानी सुमित्रा देवी और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ ही है। सूर्यांश ने यह महसूस करते ही महारानी सुमित्रा देवी को कसकर गले लगा लिया और कहा, माँ, हम तो अंग्रेजी बोलेंगे क्योंकि हमें अंग्रेजी बहुत पसंद है। अगर आपको इतनी चिढ़ होती है तो आप भी अंग्रेजी सीख लीजिए। सूर्यांश की बात सुनते ही महारानी सुमित्रा देवी ने उसका कान कसकर पकड़ लिया और हल्के से नाराज होते हुए भावुक स्वर में बोली, इतने साल हो गए लेकिन तू आज भी नहीं सुधरा, नालायक। सूर्यांश ने अपना कान छुड़ाते हुए कहा, अरे माँ, तुम्हारा बेटा जवान हो गया है, ऐसे अपने बेटे के साथ भला कोई करता है क्या। सूर्यांश की बात सुनकर महारानी सुमित्रा देवी भीतर ही भीतर इतनी अधिक प्रसन्न हो गईं, जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। आज सूर्यांश और महारानी सुमित्रा देवी दोनों ही बहुत खुश थे। महारानी सुमित्रा देवी ने हमेशा युवराज यश प्रताप सिंह के अंदर अपने बेटे सूरज को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन युवराज यश प्रताप सिंह कभी भी सूर्यांश की तरह नहीं थे। वो बचपन से ही थोड़े जिद्दी स्वभाव के थे। उन्हें हर चीज जीतना ज्यादा पसंद था।
युवराज यश प्रताप सिंह के चेहरे पर हर वक्त गुस्से भरे भाव रहते थे, लेकिन उनका बेटा सूरज ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सूरज के चेहरे पर हर समय एक बड़ी सी मुस्कान हुआ करती थी और उसका सबसे पसंदीदा काम था अपनी माँ को परेशान करना। जब एक छोटा बच्चा अपनी माँ को परेशान करता है, तो उसकी माँ परेशान नहीं होती, बल्कि उसका हृदय अंदर ही अंदर गदगद हो उठता है। लेकिन युवराज यश प्रताप सिंह बचपन से ही ऐसे नहीं थे। महारानी सुमित्रा देवी का रिश्ता राजकुमारी ध्वनि से भी बहुत अच्छा था, लेकिन युवराज यश प्रताप सिंह के साथ उनका रिश्ता बस सामान्य ही था। और यही कारण था कि महारानी सुमित्रा देवी हमेशा से ही थोड़ी सख्त स्वभाव की रही थी। वो बस जरूरत के समय ही बात किया करती थी, वरना उन्हें ज्यादा बोलना पसंद नहीं था। लेकिन एक दिन उनकी एक बेहद ही खूबसूरत सखी, जिसका नाम जैस्मिन था, की प्यारी सी बेटी उन्हें मिली। और जिस दिन से राजकुमारी चांदनी इस महल में आई थी, महारानी सुमित्रा देवी खुश रहने लगी थी। वो राजकुमारी चांदनी को बिल्कुल राजकुमारी ऐश्वर्या और राजकुमारी ध्वनि की तरह ही प्रेम करती थी। हालांकि उन्हें युवराज यश प्रताप सिंह का व्यवहार पसंद नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी उनके मन में युवराज यश प्रताप सिंह के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। और ऐसा नहीं था कि युवराज यश प्रताप सिंह महारानी सुमित्रा देवी को पसंद नहीं करते थे। वह भी अपनी मां से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनका व्यवहार और उनकी व्यक्तित्व की विशेषताएं हमेशा से ही ऐसी रही थीं। वो अपने परिवार के सामने सामान्य रहते थे, लेकिन दूसरों के लिए उनके दिल में कोई भी सॉफ्ट फीलिंग नहीं रहती थी। भविष्य में वो एक निर्दयी राजा बने। लेकिन आज अपने स्वयं के बेटे अपने सूरज को अपने पास देखकर महारानी सुमित्रा देवी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्हें अब तक विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका सूरज सच में उनके पास है। यहाँ तक कि उनके दिल ने पहले ही उन्हें इस बारे में बता दिया था कि वही उनका बेटा है, सूर्यांश ही उनका सूरज है। लेकिन आज सूर्यांश की एक एक बात सुनकर महारानी सुमित्रा देवी को अपने सूरज की याद आ गई। ये लड़का बड़ा होने के बाद भी अपनी माँ को परेशान करना नहीं छोड़ने वाला। वहीं महारानी सुमित्रा देवी और सूर्यांश इस वक्त इतने ज्यादा भावुक थे कि दोनों की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वैसे तो सूर्यांश भी अंडरवर्ल्ड का एक बहुत ही खतरनाक माफिया था, लेकिन आज इतने सालों बाद अपनी मां को देखकर उसके अंदर का छोटा सा सूरज फिर से जाग गया। वो महारानी सुमित्रा देवी को ले जाकर बिस्तर पर बैठा देता है और खुद जमीन पर बैठकर अपना सिर उनकी गोद में रख देता है। वैसे तो सूर्यांश भी अंडरवर्ल्ड का एक खतरनाक माफिया था, लेकिन आज इतने सालों बाद अपनी मां को देखकर उसके अंदर का छोटा सा सूरज फिर से जाग गया था। वो महारानी सुमित्रा देवी को ले जाकर बिस्तर पर बैठा देता और खुद जमीन पर बैठकर अपना सिर उनकी गोद में रख देता। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस वे एक दूसरे की उपस्थिति को महसूस कर रहे थे और उसी में खुश थे। दोनों को ही एक दूसरे से अलग हुए बहुत साल हो चुके थे। महारानी सुमित्रा देवी की गोद में सिर रखते ही सूर्यांश को एक अलग ही सुकून महसूस हुआ। वो अपने बचपन की यादों में खोने लगा। अपनी मां के मरने के बाद जिस बचपन को सूरज हमेशा जीना चाहता था, उसे उसने अपने अंदर ही कहीं मार दिया था, लेकिन अब उसकी मां उसके साथ थी। वहीं दूसरी ओर राजकुमारी चांदनी का कक्ष। राजकुमारी चांदनी गुस्से में अपने कमरे में टहल रही थी और सूर्यांश का इंतजार कर रही थी। जब महारानी सुमित्रा देवी बाहर गई थी और उन्होंने कुछ कहा था, तभी से राजकुमारी चांदनी समझ गई थी कि सूर्यांश उनके पीछे पीछे जरूर जाएगा। लेकिन अब उसे अपने कक्ष में आए 15 मिनट से ज्यादा हो चुके थे और सूर्यांश अभी तक उसके पीछे नहीं आया था। इसी वजह से वो गुस्से में इधर उधर टहल रही थी। इस बीच राजकुमारी चांदनी ने ये ध्यान ही नहीं दिया कि वह अपने उसूलों को तोड़ रही थी। उसने हमेशा अपने ही दम पर सब कुछ किया था, लेकिन न जाने क्यों जब से सूर्यांश उसकी जिंदगी में आया था, तब से वह उसके इर्द गिर्द इस तरह मंडराने लगा था जैसे वह उसे कभी अकेला छोड़ना ही नहीं चाहता हो। राजकुमारी चांदनी कहीं न कहीं सूर्यांश पर निर्भर होने लगी थी। जैसे जैसे इंसान जिम्मेदारियों से घिरता जाता है, वैसे वैसे उसकी जिंदगी से खुशियां कम होती जाती हैं। जिम्मेदारियां ही इंसान को एक रोबोट की तरह बना देती हैं, जैसी कि राजकुमारी चांदनी बन चुकी थी। लेकिन जब ड्रग का असर होने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई थी, तब से ही सूर्यांश उसकी कुछ ज्यादा ही देखभाल करने लगा था। कहीं न कहीं ये ध्यान रखना राजकुमारी चांदनी को अच्छा भी लगने लगा था। कुछ देर बाद सूर्यांश उसके कमरे में चुपचाप घुस आया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि राजकुमारी चांदनी पहले से ही जानती थी कि वह आने वाला है। उसे गुस्सा तो बस इस बात का था कि सूर्यांश आने में इतनी देर क्यों कर रहा था। राजकुमारी चांदनी अपने काम में देरी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अब बाकी सब बातें एक तरफ, लेकिन उसका एटीट्यूड एक तरफ। सूर्यांश को छिपा हुआ देखकर उसने मुंह बना लिया और बोली,
हम आपको बेवकूफ दिखते हैं जो आप ऐसे छुपे हैं। आपको लगता है कि हम आपको देख नहीं सकते। चुपचाप अलमारी के पीछे से बाहर निकलिए और याद रखिए, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अंश। राजकुमारी चांदनी के मुंह से अपने लिए अंश सुनकर सूर्यांश का दिल जोर से धड़कने लगा। आज से पहले कभी किसी ने उसे इतने प्यारे निकनेम से नहीं बुलाया था। हालांकि राजकुमारी चांदनी आमतौर पर किसी को निकनेम देने में दिलचस्पी नहीं रखती थी, लेकिन उसे सूर्यांश नाम कुछ ज्यादा लंबा लगता था और वह हर काम दूसरों से अलग ही करना पसंद करती थी। इसीलिए उसने सूर्यांश को एक ऐसा नाम दिया जो सिर्फ वही पुकार सकती थी। अपनी धड़कनों को संभालते हुए सूर्यांश अलमारी के पीछे से बाहर निकला और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो मन ही मन बहुत खुश था, लेकिन अपनी खुशी को जाहिर नहीं करना चाहता था। उसने अपने चेहरे पर अब भी वही ठंडी भावनाएं बनाए रखी। सूर्यांश ने कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं की और बिना कुछ सुने ही राजकुमारी चांदनी ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। देखो सुधांशु, मैं लक्ष्य को मागर से लेने के लिए जा रही हूँ। अगर सब कुछ सही रहा तो मुझे वहां पर असली राजकुमारी चांदनी की माँ भी मिल सकती है। अगर मैं उन्हें ढूंढ पाए तो उन्हें भी अपने साथ ले आऊंगी, और अगर मुसीबत में फंसी तो फिर हम उन्हें निकालने के लिए दोबारा वहां जाएंगे। राजकुमारी चांदनी आम लोगों की तरह इमोशनल होकर नहीं सोचती थी। वो बहुत ही प्रैक्टिकल थी। कोई भी अपनी माँ को अकेला छोड़ने की हिम्मत नहीं रखता, लेकिन वह जानती थी कि जब तक वह खुद सही सलामत बाहर नहीं निकलेगी, तब तक अपनी माँ को भी सुरक्षित बाहर नहीं निकाल पाएगी। अगर वह भावनाओं में बहकर उन्हें अकेले छोड़कर जाने से इनकार कर देती, तो दोनों ही वहां फंस जाते और कभी बाहर नहीं निकल पाते। क्योंकि अंततः राजकुमारी चांदनी की पूरी टीम की लीडर वह खुद ही थी। उसे खुद पर इतना भरोसा था कि अगर कोई उसकी असली माँ को वहां से बाहर निकाल सकता था तो वह खुद थी। उसके अलावा राजकुमारी चांदनी के दिमाग में एक और बात चल रही थी। क्या पता असली राजकुमारी चांदनी की माँ के अलावा भी उसके कई रिश्तेदार वहां कैद हों। राजकुमारी चांदनी इन सभी चीजों की अच्छे से जांच पड़ताल करना चाहती थी, लेकिन फिलहाल वो खुद ही मागढ़ जा रही थी। वहीं जब सूर्यांश ने ये सुना कि राजकुमारी चांदनी मागढ़ जाने वाली है, तो उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। महाराजा भानु प्रताप कितना खतरनाक है, ये सूर्यांश बहुत अच्छी तरह जानता था, और यह भी कि वह कितनी शिद्दत से राजकुमारी चांदनी को ढूंढ रहा था। सूर्यांश उसे वहां अकेले जाने देने वाला नहीं था। उसका चेहरा और भी डार्क हो गया और गुस्से में वह आगे बढ़ा और राजकुमारी चांदनी का हाथ कसकर पकड़ लिया। वही राजकुमारी चांदनी का मागढ़ जाने वाला विचार सुनकर सूर्यांश का चेहरा गहरा हो गया। महाराजा भानु प्रताप कितने अधिक खतरनाक थे, इस बारे में सूर्यांश भली भांति जानता था, और वह कितनी शिद्दत से राजकुमारी चांदनी को ढूंढ रहा था, इसका भी उसे पूरा अंदाजा था। वो राजकुमारी चांदनी को वहां अकेले बिल्कुल भी नहीं जाने देने वाला था। उसका चेहरा गहरा पड़ गया और वह आगे बढ़कर गुस्से में राजकुमारी चांदनी का हाथ पकड़ लिया। सूर्यांश की आंखों में इस वक्त क्रोध साफ झलक रहा था। उसने राजकुमारी चांदनी का हाथ पकड़कर उसे अपने बेहद करीब खींच लिया और बोला, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? मागर कोई मजाक है क्या? वहां का महाराज भानु प्रताप कितना खतरनाक है, क्या तुम्हें इसका अंदाजा भी है? अगर तुम वहां अकेली गई तो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकती हो, इसका तुम्हें कोई अंदाजा है? राजकुमारी चांदनी चुपचाप सूर्यांश को देखती रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई उसे इस तरह डांट रहा था, लेकिन सूर्यांश के इस व्यवहार से भी उसे क्रोध नहीं आया। उसे अपने पेट में अजीब सी गुदगुदी महसूस हो रही थी। सूर्यांश एक तरह से राजकुमारी चांदनी पर अपना अधिकार जता रहा था। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन यह एहसास उसे अच्छा लग रहा था। उसे ये जानकर सुकून मिल रहा था कि कोई है जो उसकी परवाह करता है, कोई है जो उसे गलत करने से पहले ही रोकने को तैयार है। हाँ, राजकुमारी चांदनी मागढ़ के खतरों के बारे में पहले से ही जानती थी, लेकिन वह भी अपने गिज़्मोस और रणनीति के साथ तैयार थी। उसे हराना उतना आसान नहीं था जितना लोग समझते थे। बावजूद इसके सूर्यांश का उसके लिए इस तरह चिंता करना उसे अच्छा लग रहा था। सूर्यांश अभी भी गुस्से में उसे डांट रहा था, लेकिन अचानक राजकुमारी चांदनी आगे बढ़ी और उसके होठों को अपने होठों में दबा लिया। उसकी इस हरकत से सूर्यांश चौंक गया। वह हैरानी से एकदम मूर्तिवत खड़ा रह गया। राजकुमारी चांदनी को चूमना नहीं आता था, वो बस सूर्यांश के होठों पर अपने होंठ रखकर स्थिर खड़ी रह गई। लेकिन अब जब उसे इतना अच्छा मौका मिला था, तो सूर्यांश पीछे रहने वाला नहीं था। उसने खुद आगे बढ़कर जोश से राजकुमारी चांदनी को चूम लिया। सूर्यांश ने अनजाने में एक कदम आगे बढ़ाया और राजकुमारी चांदनी दीवार से सट गई।
उनके बीच की दूरी अब सांसों की हल्की गर्माहट से भरी थी। चांदनी की निगाहें भटकी, मगर सूर्यांश की आंखों में ठहरी गहराई उसे कहीं और देखने नहीं दे रही थी। उसकी उंगलियां थामे हुए सूर्यांश ने हल्के से अपनी पकड़ ढीली की, मानो उसे एहसास दिला रहा हो कि वो अब भी आजाद थी। मगर राजकुमारी ने अपना हाथ नहीं हटाया। उसकी धड़कनें जैसे किसी अनजाने राग को बजाने लगी थी, जिसे सुनकर वो खुद भी अचंभित थी। एक पल की चुप्पी के बाद सूर्यांश ने धीरे से अपना हाथ उसकी कमर पर रखा, बेहद नरमी से, जैसे कोई कांच के टुकड़े को छू रहा हो। चांदनी की सांसें अनियंत्रित हो गईं। वह इस नए एहसास से घिरी थी, जो अजनबी होते हुए भी अजनबी नहीं लग रहा था। उसकी पलकों की कोरों में एक हल्का कंपन हुआ, जैसे कोई हल्की बारिश तपते रेगिस्तान की जमीन को छू रही हो। सूर्यांश ने धीरे से अपना सिर झुकाया, और उनकी सांसें एक दूसरे में घुलने लगी। चांदनी की आंखें बंद हो गईं, और समय जैसे थम सा गया। कोई शब्द नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक एहसास, जो दिल की गहराइयों में उतरकर कुछ नया गढ़ रहा था। चांदनी को महसूस हुआ कि उसके भीतर कुछ बदल रहा था। शायद यह वही था, जिसे वो हमेशा अनदेखा करती आई थी। जब सूर्यांश ने खुद को थोड़ा पीछे किया, तो चांदनी ने अनायास उसकी बांह थाम ली। उसके कदम डगमगाए, मगर सूर्यांश वहीं था, मजबूती से, उसकी हर झिझक और हर कमजोरी को संबल देता हुआ। उन दोनों के बीच कुछ अनकहा रह गया था, मगर शायद यही अनकहा सबसे खूबसूरत था। अलग होने के बावजूद दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। उनकी नाकें अभी भी एक दूसरे को छू रही थीं। सूर्यांश के मन में हल्की खुशी थी। वहीं राजकुमारी चांदनी निढाल होकर दीवार के सहारे खड़ी हो गई थी, जबकि सूर्यांश ने उसे आगे से सहारा दे रखा था। उसकी उंगलियां अभी भी राजकुमारी चांदनी की कमर पर हल्की हरकत कर रही थी। वह अभी भी उसे बहका रहा था। उसने अपनी नाक को उसकी गर्दन पर रगड़ना शुरू कर दिया। वहीं राजकुमारी चांदनी ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। उसे खुद भी नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन सूर्यांश के स्पर्श के बाद उसकी देह खुद ब खुद प्रतिक्रिया दे रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो तुरंत वहां से भाग जाए। माहौल पूरी तरह से रोमांटिक हो चुका था। सूर्यांश भी अपनी सीमाओं को पार करना चाहता था। आखिरकार उसकी आत्मा अब 38 साल की हो चुकी थी। लेकिन तभी वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना न तो राजकुमारी चांदनी ने की थी और न ही सूर्यांश ने। आखिर इस खुशनुमा माहौल में अचानक ऐसा क्या हो गया? क्या सच में राजकुमारी चांदनी के दिल में सूर्यांश के लिए भावनाएं जागने लगी थीं? और जब राजकुमारी चांदनी मागढ़ जाएगी, तब क्या होगा? अभी तक वहां का माहौल बहुत ही ज्यादा रोमांटिक था, लेकिन अचानक से पूरा माहौल बदल गया। सूर्यांश के चेहरे पर अचानक ही एक जोरदार मुक्का पड़ा, जिसकी वजह से उसका चेहरा दूसरी तरफ झुक गया। वैसे तो सूर्यांश बहुत सतर्क रहने वाला इंसान था, लेकिन इस मोमेंट पर वह राजकुमारी चांदनी के प्यार में इतना गहराई से खो चुका था कि उसने आसपास की चीजों पर ध्यान नहीं दिया और सतर्कता नहीं बरती। राजकुमारी चांदनी भी हैरान रह गई कि अचानक से क्या हुआ। अभी थोड़ी देर पहले तक वह भी सूर्यांश की हरकतों से प्रभावित हो रही थी, लेकिन अब अचानक ही वो होश में आ गई। वो और सूर्यांश दोनों ही एक साथ अपनी नजरें घुमाकर उस दिशा में देखते हैं, जहां से सूर्यांश को मुक्का पड़ा था, और सामने खड़े इंसान को देखकर दोनों की मुठ्ठियां कस गईं। उन लोगों के सामने इस वक्त कोई और नहीं बल्कि युवराज यश प्रताप सिंह खड़े थे, जिनकी आंखें गुस्से से एकदम लाल हो रही थीं। उन्हें इस वक्त सूर्यांश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वे तो यहाँ राजकुमारी चांदनी को देखने आए थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया था कि सूर्यांश भी इस वक्त राजकुमारी चांदनी के ही कमरे में होगा। जैसे ही वे इस कमरे में आए, उनकी नज़र सबसे पहले सूर्यांश और राजकुमारी चांदनी की नज़दीकियों पर पड़ी। दोनों ही एक दूसरे के बेहद करीब थे। सूर्यांश का चेहरा राजकुमारी चांदनी की गर्दन को सहला रहा था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि राजकुमारी चांदनी गुस्से से सूर्यांश को गाली देने की बजाय चुपचाप खड़ी थी। युवराज यश प्रताप सिंह को आज भी याद था कि जब भी वे राजकुमारी चांदनी के करीब आने की कोशिश करते थे, तब राजकुमारी चांदनी कैसे प्रतिक्रिया देती थी। लेकिन आज एक अनजान इंसान राजकुमारी चांदनी के इतने करीब आकर उनके शरीर को छू रहा था, और फिर भी राजकुमारी चांदनी चुपचाप खड़ी थी। वैसे तो राजकुमारी चांदनी का चुपचाप खड़ा रहना एक अलग बात थी, लेकिन उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सूर्यांश की यह हरकत पसंद आ रही थी। वहीं अपने सामने युवराज यश प्रताप सिंह को देखकर सूर्यांश का चेहरा गहरा और गंभीर हो गया, और आसपास एक अजीब सा डरावना माहौल बन गया। सूर्यांश को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उनके और राजकुमारी चांदनी के बीच का ये खूबसूरत रोमांटिक पल युवराज यश प्रताप सिंह ने खराब कर दिया था।
अगर युवराज यश प्रताप सिंह की जगह कोई और होता तब शायद उन्हें इतना गुस्सा नहीं आता, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि युवराज यश प्रताप सिंह उनके लव राइवल है। अभी कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही सूर्यांश आगे बढ़कर युवराज यश प्रताप सिंह की गर्दन दबोच लेता है और दांत पीसते हुए बोलता है, हाउ डेयर यू पंच मी इन फ्रंट ऑफ माई लव। युवराज यश प्रताप सिंह को सूर्यांश की बातें तो समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उनकी पकड़ को अपनी गर्दन पर महसूस करके उन्हें भी बहुत गुस्सा आ गया। वहीं राजकुमारी चांदनी सूर्यांश के मुंह से अपने लिए माय लव सुनकर बेचैन हो गई और उनके कान हल्के हल्के लाल हो गए। वक्त बीतने के साथ साथ सूर्यांश अपनी पकड़ युवराज यश प्रताप सिंह की गर्दन पर कसता ही जा रहा था। वो बहुत अच्छे से जानता था कि युवराज यश प्रताप सिंह के मन में राजकुमारी चांदनी के लिए कैसी भावनाएं हैं। वो खुद एक आदमी था और किसी दूसरे आदमी की नजरों को देखकर ही उसके मन की बात समझ सकता था। वैसे भी उसका शरीर भले ही 26 साल के व्यक्ति का था, लेकिन उसके भीतर की आत्मा दुनियादारी का 38 साल का अनुभव रखती थी। वो युवराज यश प्रताप सिंह की गर्दन छोड़कर एक जोरदार मुक्का उनके चेहरे पर जड़ देता है। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि युवराज यश प्रताप सिंह को प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं मिला और अगले ही पल वे जमीन पर पड़े हुए थे। राजकुमारी चांदनी बाकी महान लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं थी, जो दो लड़कों के बीच में पड़कर अपने प्रेमी को साइड में खींचकर महान बनने की कोशिश करें। ये दोनों के आपसी मामले थे, तो वे ही इसे सुलझाएं। राजकुमारी चांदनी को इसमें घुसने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो थोड़ा साइड में हो गई और आराम से जाकर बेड पर बैठकर सब कुछ अच्छे से एंजॉय करने लगी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई साउथ की मूवी का एक्शन सीन चल रहा हो, लेकिन बेचारी राजकुमारी चांदनी के पास इस वक्त पॉपकॉर्न मौजूद नहीं था। वहीं जमीन पर गिरे हुए युवराज यश प्रताप सिंह को जब एहसास हुआ कि अभी सूर्यांश ने क्या किया है, तब उन्हें भी बहुत गुस्सा आया। ऐसे कैसे कोई भी कल का आया हुआ लड़का उन्हें इस तरीके से बेइज्जत कर सकता था। वैसे भी दोनों की उम्र लगभग एक जैसी ही थी, बस कुछ महीनों का अंतर हो सकता था। युवराज यश प्रताप सिंह सूर्यांश के बारे में बस इतना ही जानते थे कि अचानक ही कुछ साल पहले एक लड़का प्रकट हुआ, जिसका पहले कोई अस्तित्व नहीं था, और फिर उसने अपना खुद का एक साम्राज्य खड़ा कर लिया। ऐसा नहीं था कि सूर्यांश का कोई अस्तित्व ही नहीं था। वो पहले एक 26 साल का बेहद ही खूबसूरत लड़का हुआ करता था, लेकिन वो बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। वो पहले मागढ़ में रहता था और समय समय पर वहां जनता के बीच भानु प्रताप के सैनिक आते थे और हर घर से बहुत सारी चीजों का कर वसूलते थे, जिसे हम अपनी भाषा में टैक्स कहते हैं। यहाँ तक कि वहां की जनता को मंदिर जाने पर भी टैक्स देना पड़ता था, क्योंकि वहां के महाराज भानु प्रताप को मंदिर जैसी संस्था भी एक व्यापार ही लगती थी। इसी तरह के किसी टैक्स का भुगतान न करने की वजह से भानु प्रताप के सैनिकों ने सूर्यांश के घर में घुसकर उसके माता पिता की हत्या कर दी थी, लेकिन समय रहते उसके माता पिता ने सूर्यांश को मागढ़ से भगा दिया था। पहले वाला सूर्यांश बहुत ही कमजोर और डरपोक था, क्योंकि वहां की जनता को वहां के राजा महाराज कमजोर बनाए रखते थे, ताकि कोई भी उनकी बराबरी तक न पहुंच सके। उन्होंने न जाने कितने लोगों के साथ ऐसा किया था और कितने लोगों के घर उजाड़े थे कि उन्हें किसी का चेहरा तक याद नहीं रहता था। इसीलिए मागढ़ का होने के बावजूद भी कोई भी इंसान सूर्यांश को नहीं पहचान पा रहा था, और अब उसकी शख्सियत पूरी तरह से बदल चुकी थी। अपने माता पिता को खो देने के बाद सूर्यांश को अपनी जिंदगी बेकार लगने लगी थी, इसीलिए उसने पहाड़ी से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की थी, लेकिन पहाड़ी के नीचे एक झरना था, जिसमें डूबकर सूर्यांश की तो मौत हो गई, लेकिन उसी वक्त उसके भीतर सूरज ने जन्म लिया। अपने माता पिता को खो देने के बाद सूर्यांश को अपनी जिंदगी बेकार लगने लगी थी। इसी वजह से उसने पहाड़ी से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की थी, लेकिन पहाड़ी के नीचे एक झरना था, जिसमें डूबकर सूर्यांश की तो मौत हो गई, मगर उसी पल उसके अंदर सूरज ने जन्म लिया था। युवराज यश प्रताप सिंह को सूर्यांश के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब से उन्होंने सूर्यांश का नाम सुना था, तब से ही उन्हें वह एक नाजायज औलाद लगता था। हालांकि सूर्यांश कितना ज्यादा खतरनाक है, इसकी कहानियां युवराज यश प्रताप सिंह ने कई बार सुनी थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनके मन में सूर्यांश के लिए जरा सी भी इज्जत नहीं थी। युवराज यश प्रताप सिंह को हमेशा से ही खुद के अलावा कोई और पसंद नहीं था। उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि उनसे ज्यादा मजबूत, ताकतवर और पावरफुल इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन इतनी ताकत और इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद राजकुमारी चांदनी सूर्यांश में इतना दिलचस्पी क्यों ले रही थी? वहीं उस समय का माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे अगर इन दोनों को नहीं रोका गया
तो यहाँ पर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। हालांकि इस दुनिया में अब तक एक भी विश्व युद्ध नहीं हुआ था। इस वक्त सूर्यांश और युवराज यश प्रताप सिंह एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और गुस्से से एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बहुत नफरत थी और दोनों ही एक दूसरे को अपना प्रेम प्रतिद्वंद्वी मान रहे थे। हालांकि जिसके लिए ये लड़ाई हो रही थी वो खुद साइड में बैठकर इन दोनों की लड़ाई किसी फिल्म की तरह एंजॉय कर रही थी। युवराज यश प्रताप सिंह गुस्से में सूर्यांश से बोले, ये दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। सूर्यांश सूर्यवंशी, याद रखना राजकुमारी चांदनी हमारी है और हम हर हाल में उन्हें तुमसे छीनकर ही रहेंगे। युवराज यश की बात सुनकर सूर्यांश को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए जवाब दिया, तो फिर मैं तुम्हें खुल्लम खुल्ला चुनौती देता हूँ। अगर हिम्मत है तो राजकुमारी चांदनी को अपने प्यार में गिराकर दिखाओ या फिर उन्हें हासिल करके दिखाओ। इतना कहकर सूर्यांश ने युवराज यश प्रताप सिंह को जोर से साइड में धक्का दे दिया, जिससे वे पास रखी अलमारी से टकरा गए और दर्द के कारण उनकी आंखें बंद हो गईं। जब उन्होंने दोबारा अपनी आंखें खोली और सामने देखा तो वहां कोई भी नहीं था। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ भागे, तब उन्होंने देखा कि सूर्यांश राजकुमारी चांदनी का हाथ पकड़कर उन्हें कहीं खींचते हुए ले जा रहा था। राजकुमारी चांदनी कहीं न कहीं इस बात को अच्छे से समझ रही थी कि सूर्यांश इस वक्त बहुत गुस्से में था, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो उन्हें कहाँ लेकर जा रहा था, जबकि राजकुमारी चांदनी को तो मागढ़ जाना था। तभी अचानक राजकुमारी चांदनी ने नोटिस किया कि सूर्यांश उन्हें दरवाजे से बाहर ले जा रहा था, यानी महल के बाहर। सूर्यांश के चेहरे पर इस वक्त गंभीरता के भाव देखकर राजकुमारी चांदनी को कुछ भी कहना जरूरी नहीं लगा। वो इतना तो समझ ही रही थी कि सूर्यांश इस समय बेहद गुस्से में था और कोई भी उसके गुस्से को शांत नहीं कर सकता था, इसलिए बेवजह कुछ भी कहकर उसे और भड़काना राजकुमारी चांदनी ने सही नहीं समझा। मागढ़ राज दरबार। इस वक्त मागढ़ के महाराज भानु प्रताप अपने सिंहासन पर बहुत अकड़ के साथ बैठे हुए थे और अपने सामने खड़े सेनापति की बातें सुन रहे थे। वो सेनापति थोड़ा डरते हुए महाराज भानु प्रताप को बता रहा था कि सूर्यगढ़ के महाराज सूर्यांश सूर्यवंशी मागढ़ में घूमना चाहते हैं और महाराज भानु प्रताप से भी मिलना चाहते हैं। ये खबर सुनते ही भानु प्रताप के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो अच्छे से जानते थे कि सूर्यांश का राज्य कितना विशाल और शक्तिशाली था। अगर उन्होंने सूर्यांश से हाथ मिला लिया तो उन्हें अपार लाभ मिल सकता था। हालांकि उन्होंने पहले भी सूर्यांश से गठबंधन करने की कोशिश की थी, लेकिन सूर्यांश अपने ठंडे स्वभाव की वजह से भानु प्रताप को जरा भी महत्व नहीं देता था। महाराज भानु प्रताप के सैनिकों ने उन्हें सूचित किया कि थोड़ी ही देर में महाराज सूर्यांश सूर्यवंशी अपनी होने वाली पत्नी के साथ यहाँ पधारने वाले हैं। उन्हें किसी महत्वपूर्ण विषय पर महाराज भानु प्रताप से गंभीर चर्चा करनी थी। महाराज भानु प्रताप तो सूर्यांश का नाम सुनते ही बहुत प्रसन्न हो गए थे, लेकिन उनका सेनापति इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो कहीं न कहीं समझ रहा था कि सूर्यांश जैसा बड़ा और चतुर व्यक्ति भला क्यों महाराज भानु प्रताप से मिलना चाहेगा, और अगर सूर्यांश खुद महाराज भानु प्रताप से मिलने आ रहा था तो इसके पीछे निश्चित रूप से उसका कोई बड़ा मकसद होगा, जिसे महाराज भानु प्रताप समझ नहीं रहे थे। लेकिन बतौर सेनापति उसका कर्तव्य था कि वो हर पल महाराज भानु प्रताप की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहे। धन और सत्ता के लोभ में आकर इस व्यक्ति ने तो अपना खुद का परिवार भी नहीं बसाया था। आज इस वक्त उसके पास ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसे वह हक से अपना कह सके। इसी तरह राज दरबार में सूर्यांश का इंतजार करते करते 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन वो अभी तक नहीं आया था। अब महाराज भानु प्रताप को गुस्सा आने लगा था, क्योंकि कहीं न कहीं सूर्यांश की इस हरकत की वजह से उन्हें अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। सूर्यांश उनसे उम्र में बहुत छोटा था, तो फिर उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह महाराज भानु प्रताप की इस तरह से उपेक्षा करे। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे दरबार में खड़े लोग अपनी सांसें रोककर खड़े थे। तभी अचानक एक सैनिक वहां आया और महाराज के सामने सिर झुकाते हुए बड़े ही आदर के साथ बोला, महाराज की जय हो। सूर्यगढ़ के महाराज अपनी मंगेतर के साथ हमारे महल में पधार चुके हैं। बस कुछ ही क्षणों में वे राज दरबार में प्रवेश करने वाले हैं। सैनिक ने इतना ही कहा था कि तभी राज दरबार के दरवाजे पर 2 लोगों की दस्तक सुनाई दी। वहां मौजूद सभी लोगों ने अपनी सांसें थाम ली, क्योंकि सूर्यांश वास्तव में एक बहुत बड़ी शख्सियत था। महाराज भानु प्रताप आज पहली बार सूर्यांश से मिलने वाले थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें उसकी उपलब्धियों के बारे में अच्छे से जानकारी थी। उन्होंने ध्यान से सूर्यांश को देखा, लेकिन जैसे ही उनकी नजर उसके बगल में खड़ी लड़की पर पड़ी, उनके होश उड़ गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था।
वहां पर मौजूद सभी लोगों ने अपनी सांसें थाम ली थीं क्योंकि सूर्यांश सच में एक बहुत बड़ी शख्सियत था। महाराज भानु प्रताप पहली बार सूर्यांश से मिलने वाले थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें सूर्यांश की उपलब्धियों के बारे में बहुत अच्छे से पता था। वो ध्यान से सूर्यांश को देख रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र सूर्यांश के बगल में खड़ी लड़की पर गई, उनके होश उड़ गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। महाराज भानु प्रताप सूर्यांश सूर्यवंशी को देखकर नहीं, बल्कि राजकुमारी चांदनी को देखकर एकदम सदमे में चले गए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सालों पहले जिस लड़की को उन्होंने अनाथ बना दिया था, वही लड़की इस वक्त नाराज सूर्यांश सूर्यवंशी के साथ खड़ी थी। राजकुमारी चांदनी को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वह महाराज सूर्यांश सूर्यवंशी की दासी थी, बल्कि उसकी आंखों की चमक और तेज को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह स्वयं सूर्यगढ़ की महारानी हो। अगर राजकुमारी चांदनी सूर्यगढ़ की महारानी बन गई तो महाराज भानु प्रताप सोच भी नहीं सकते थे कि आगे जाकर कितनी सारी चीजें बिगड़ सकती थीं। सूर्यगढ़ की महारानी बनने के बाद राजकुमारी चांदनी का रुतबा इतना बढ़ जाएगा कि कोई भी उससे टकराने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। और इस वक्त जिस निडरता के साथ वह महाराज सूर्यांश सूर्यवंशी के साथ खड़ी थी, उसे देखकर महाराज भानु प्रताप के मन में डर पैदा होने लगा था। अगर महाराज सूर्यांश सूर्यवंशी राजकुमारी चांदनी के साथ थे, तो फिर भानु प्रताप अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। महाराज सूर्यांश सूर्यवंशी के संरक्षण में भानु प्रताप राजकुमारी चांदनी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। यही सब सोचते हुए वो सदमे में राजकुमारी चांदनी को देख रहे थे। राजकुमारी चांदनी महाराज भानु प्रताप के चेहरे पर डर और घबराहट साफ साफ देख पा रही थी। अचानक उसके चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल आ गई, लेकिन उसकी आंखों में कहीं न कहीं महाराज भानु प्रताप के लिए नफरत भी झलक रही थी। सूर्यांश की नजर लगातार महाराज भानु प्रताप के चेहरे पर थी। उसे साफ समझ आ रहा था कि भानु प्रताप के मन में क्या चल रहा था। सूर्यांश के मन में भी भानु प्रताप के लिए बहुत गुस्सा था। बेशक उसके दिल में राजकुमारी चांदनी यानी एंजेलिना के लिए भावनाएं थीं। महाराज भानु प्रताप अपने भीतर की सारी नफरत, गुस्सा और घबराहट को छुपाकर मुस्कुराते हुए सूर्यांश की ओर देखते हुए बोले, आइए ना महाराज सूर्यांश सूर्यवंशी, धन्य है हमारा भाग्य जो आप यहाँ पधारे। ये कहते हुए महाराज भानु प्रताप खड़े हो चुके थे और उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए थे। वैसे तो सूर्यांश अपने से छोटे साम्राज्य के राजा को कभी नीचा नहीं दिखाता था, लेकिन उसकी नजरों में भानु प्रताप जैसे लोगों के लिए इज्जत नाम की कोई चीज नहीं थी। वो बिना किसी भाव के बोला, हम यहाँ 5 दिन रुकेंगे और फिलहाल हम बहुत लंबे सफर से आए हैं, जिसकी वजह से हमारी अर्धांगिनी थक गई है, तो क्यों न हम पहले विश्राम करें। सूर्यांश के मुंह से राजकुमारी चांदनी के लिए अर्धांगिनी शब्द सुनकर महाराज भानु प्रताप की तो बात ही छोड़ो, राजकुमारी चांदनी खुद भी हैरान हो गई थी। वहीं महाराज भानु प्रताप ने अपनी हैरानी को छुपाते हुए थोड़ी ही दूर खड़ी एक दासी को इशारा करके बुलाया और उसे सूर्यांश और राजकुमारी चांदनी को कक्ष में भेजने का प्रबंध करने का आदेश दिया। वो बिल्कुल भी सूर्यांश को अपमानित नहीं करना चाहते थे। कुछ साल पहले मागढ़ और सूर्यगढ़ के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें सूर्यांश ने महाराज भानु प्रताप को बहुत बुरी तरह से हराया था। उस युद्ध के बाद से ही महाराज भानु प्रताप को सूर्यांश की शक्ति का पूरी तरह से अंदाजा हो चुका था। सूर्यांश को इस वक्त महाराज भानु प्रताप से न तो कोई नफरत थी और न ही कोई गुस्सा। यही कारण था कि लड़ाई के बाद भी सूर्यांश ने भानु प्रताप से उनकी गद्दी नहीं छीनी थी, लेकिन आज मामला कुछ और था। सूर्यांश ने एक नज़र भी महाराज भानु प्रताप की ओर डाले बिना ही दासी और राजकुमारी चांदनी के साथ कक्ष की ओर कदम बढ़ा दिए। वो दासी सूर्यांश और राजकुमारी चांदनी को एक बहुत ही खूबसूरत और विशाल कक्ष में ले गई। अब क्योंकि सूर्यांश ने पहले ही राजकुमारी चांदनी को अपनी अर्धांगिनी कह दिया था, इसलिए उन दोनों को एक साथ एक ही कक्ष में ठहराया गया था। वहीं सूर्यांश की इस हरकत पर राजकुमारी चांदनी भले ही हैरान हुई थी, लेकिन अचानक ही उनके चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल आ गई थी। उन्होंने मजाक उड़ाने वाली नजरों से सूर्यांश को देखा और कक्ष में जाकर किसी महारानी की तरह आराम से बैठ गईं। सूर्यांश को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि राजकुमारी चांदनी इतनी जल्दी एक कमरा साझा करने के लिए मान जाएगी। वह भी तुरंत कक्ष में आकर राजकुमारी चांदनी के बगल में बैठ गया। राजकुमारी चांदनी सूर्यांश की ओर देखते हुए बोली, हमें जल्द से जल्द असली राजकुमारी चांदनी मतलब मेरी मां को ढूंढना होगा। इस पर सूर्यांश ने तुरंत ही राजकुमारी चांदनी को बीच में रोकते हुए कहा, हम अभी अभी यहाँ पहुंचे हैं
और आते ही जासूसी करना हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। आपको तो पता ही होगा कि आप यहाँ सिर्फ जोश में आ गई हैं और अभी तक कोई भी ठोस योजना नहीं बनाई है। ऐसे में मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन इसके लिए हमें कल तक इंतजार करना होगा। जहाँ इतने दिन इंतजार कर लिया, वहाँ एक दिन और सही। मैं वादा करता हूँ कि आपकी माँ को बिल्कुल सही सलामत यहाँ से बाहर निकालूंगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा। इमोशनल होकर नहीं, बल्कि लॉजिक से प्लान बनाइए। इस वक्त भानु प्रताप आपको देखकर आपकी जासूसी करने की कोशिश जरूर करेगा। वो ये जानने की कोशिश करेगा कि आपको पहले की बातें याद हैं या नहीं। वो आप पर नजर रखेगा। वो पहले आपसे अपना काम निकलवाना चाहता है और उसके बाद आपकी जान लेना, क्योंकि आप उसके मकसद के लिए सबसे बड़ी रुकावट हैं। जोश में उठाया गया आपका एक गलत कदम आपको आपकी मां से हमेशा के लिए दूर कर सकता है। इतना कहकर सूर्यांश मन ही मन सोचने लगा, कितनी अजीब बात है ना। इतने सालों तक हम दोनों ही अपनी मां से दूर रहे और अब हमें हमारी मां एक साथ मिलने वाली है। मुझे भी अपनी मां मिल गई है, चांद। सूर्यांश मन ही मन सोच रहा था, कितनी अजीब बात है ना। इतने सालों तक हम दोनों ही अपनी मां से दूर रहे और अब हमें हमारी मां एक साथ मिलने वाली है। मुझे भी अपनी मां मिल गई है, चांद। राजकुमारी चांदनी से मिलने के बाद सूर्यांश को हमेशा ऐसा लगता था कि भगवान ने राजकुमारी चांदनी को उसी के लिए बनाया है। एक न एक दिन सूरज और चांद को मिलना ही था। इन दोनों के मिलन के साथ ही दोनों की जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दे दी थी। राजकुमारी चांदनी बाकी लोगों की तरह सूर्यांश के सामने रूड नहीं रहती थी। सूर्यांश प्यार भरी नजरों से राजकुमारी चांदनी को देख रहा था, जो उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए जाकर बेड पर सो गई। राजकुमारी चांदनी को सोता हुआ देखकर सूर्यांश कुछ सोचने लगा। वो इस वक्त दुश्मनों के इलाके में था, ऐसे में उनका इतनी शांति से रहना बिल्कुल भी सही नहीं था। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर राजकुमारी चांदनी पर पड़ी, जो वापस से बैठकर कुछ कर रही थी। सूर्यांश राजकुमारी चांदनी के पास जाकर ध्यान से देखने की कोशिश करने लगा कि वह क्या कर रही है। तभी उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। राजकुमारी चांदनी के पास एक अजीब सा गैजेट था। उसके इस्तेमाल से उसने पूरे कमरे को इस तरह तैयार कर दिया कि उनके और सूर्यांश के अलावा वहां जरा सी भी हलचल होने पर हलचल करने वाला इंसान या वस्तु कट के झटके का शिकार हो सकता था। हर तरफ लेजर लाइट फैली हुई थी, जो सिर्फ राजकुमारी चांदनी और सूर्यांश को डिटेक्ट करके शांत थी। इसके अलावा उसने कुछ ऐसे गैजेट्स भी सेट कर दिए थे, जिनकी वजह से एक छोटा सा तीर भी इस कमरे में नहीं आ सकता था। राजकुमारी चांदनी की इस हरकत पर सूर्यांश मुस्कुरा दिया। वो कैसे भूल सकता था कि राजकुमारी चांदनी कितनी ज्यादा चालाक थी। आखिर वो 22वीं सदी से आई थी। सूर्यांश चुपचाप जाकर राजकुमारी चांदनी के बगल में लेट गया। वैसे भी राजकुमारी चांदनी तो भविष्य से आई थी और भविष्य के लोग बेड शेयर करने को कोई बड़ी समस्या नहीं मानते थे। और जहां तक सूर्यांश की बात थी, तो वो एक माफिया था, जिसके लिए कोई भी रूल या रेगुलेशन मायने नहीं रखते थे। ऊपर से उसे खुद पर इतना भरोसा था कि वह बिना राजकुमारी चांदनी की मर्जी के उसके करीब नहीं जाएगा। हाँ, वो राजकुमारी चांदनी के करीब जाता था और पूरी कोशिश करता था कि वो उसके साथ रोमांस कर सके। लेकिन कहीं न कहीं इन सभी चीजों में राजकुमारी चांदनी की भी मर्जी शामिल होती थी। अगर उसकी मर्जी नहीं होती तो इस दुनिया का कोई भी इंसान उसे छू तक नहीं सकता था। वो चुपचाप उसके बगल में लेट गया और उसके चेहरे को देखते हुए सो गया। आधी रात का समय हुआ था, जब राजकुमारी चांदनी के कक्ष के बाहर एक काली परछाई दिखाई दी। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कक्ष के बाहर खड़ा था। वह इंसान तुरंत ही दरवाजे से हट गया और एक गुप्त मार्ग के जरिए राजकुमारी चांदनी के बेड के नीचे से बाहर निकल आया। लेकिन जब तक वो इंसान बेड के नीचे था, तब तक सब ठीक था। जैसे ही वो बाहर निकला, उसकी बॉडी एक रेड कलर की लेजर लाइट के संपर्क में आ गई। जिस जगह उसकी बॉडी लेजर लाइट के संपर्क में आए, तुरंत ही राजकुमारी चांदनी के सारे गैजेट्स एक्टिव हो गए और उस जगह पर हमला कर दिया। राजकुमारी चांदनी का सुरक्षा तंत्र इतना तेज था कि वह इंसान समझ भी नहीं पाया कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला था। दूर से ही एक छोटा सा नीडल आकर उसकी गर्दन में घुस गया। जिस लेजर लाइट के संपर्क में वह आया था, वो उसे कट के झटके देने लगी। राजकुमारी चांदनी ने कट वाले हमले को ही इसलिए चुना था क्योंकि इस झटके के कारण सामने वाला इंसान अपने मुंह से आवाज भी नहीं निकाल सकता था और वो आराम से अपनी नींद पूरी कर सकती थी। राजकुमारी चांदनी अपने दुश्मनों की वजह से अपनी नींद हराम करने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थी। जिस वक्त वो इंसान कट के झटकों से जूझ रहा था,
उसी वक्त राजकुमारी चांदनी के बेड को एक अजीब सी मच्छरदानी घेर ले रही थी। लेकिन यह मच्छरों के लिए नहीं, बल्कि दुश्मनों के लिए थी। यह मच्छरदानी अंदर से बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन बाहर से उसके संपर्क में आने वाला कोई भी इंसान 580 वोल्ट का कट झेलने के लिए मजबूर हो जाता था। अपने ऊपर इतने भयानक हमले झेलने के बाद वह इंसान वहीं बेहोश हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसे लगातार 10 मिनट तक कट लगता रहा। लेकिन राजकुमारी चांदनी को इन सब चीजों की जरा भी भनक नहीं लगी। वो और सूर्यांश बड़े आराम से सो रहे थे। दूसरी तरफ अपने कक्ष में चहलकदमी करते हुए महाराज भानु प्रताप खुशखबरी के आने का इंतजार कर रहे थे। आज उनका इरादा राजकुमारी चांदनी को नहीं, बल्कि सूर्यांश को मारने का था। वह जब तक राजकुमारी चांदनी के जरिए हीरा हासिल नहीं कर लेते, तब तक उसे मारने जैसी बेवकूफी नहीं कर सकते थे। लेकिन हीरे के लिए वह किसी भी हद तक जा सकते थे। उन्हें अच्छे से पता था कि जब तक सूर्यांश राजकुमारी चांदनी के साथ है, तब तक वह चाहकर भी राजकुमारी चांदनी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आसान शब्दों में कहा जाए तो राजकुमारी चांदनी इस वक्त सूर्यांश के प्रोटेक्शन में थी। इसलिए महाराज भानु प्रताप ने ठान लिया था कि उन्हें सबसे पहले सूर्यांश को खत्म करना होगा। अगर एक बार सूर्यांश मर जाए तो राजकुमारी चांदनी को भानु प्रताप से बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। और एक बार अगर उन्हें हीरा मिल गया तो राजकुमारी चांदनी और उसकी मां उनके लिए कचरे से ज्यादा कुछ नहीं होंगी। वैसे भी हीरा हाथ लगते ही भानु प्रताप राजकुमारी चांदनी और उसकी मां को मारने ही वाला था। वो बस अपने आदमी के लौटने का इंतजार कर रहे थे, जिसे उन्होंने सूर्यांश को खत्म करने के लिए भेजा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और वह इंसान अभी तक महाराज भानु प्रताप के पास आकर खुशखबरी देने में सक्षम नहीं हो पाया था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, वैसे वैसे महाराज भानु प्रताप की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो खुद वहां जाकर देखना चाहते थे, लेकिन अगर वो वहां जाते तो सूर्यांश की मौत का इल्जाम उन पर आ सकता था। इस वक्त वो बेहद मजबूर थे। अब उनके पास अपने आदमी के लौटने का इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, वैसे वैसे महाराज भानु प्रताप के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। वो खुद वहां जाकर स्थिति की जांच करना चाहते थे, लेकिन उनके वहां जाने से सूर्यांश की मौत का इल्जाम उन पर आ सकता था। वो इस वक्त बेहद ही मजबूर थे। उनके पास अपने द्वारा भेजे गए आदमी का इंतजार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। देखते देखते पूरी रात बीत गई और अगला दिन आ गया, लेकिन महाराज भानु प्रताप द्वारा भेजा गया व्यक्ति अभी तक वापस नहीं आया था। उस व्यक्ति का इंतजार करते करते महाराज भानु प्रताप जमीन पर ही सो गए थे। वही राजकुमारी चांदनी का कक्ष। धीरे धीरे राजकुमारी चांदनी की आंखें खुली। उन्होंने देखा कि सूर्यांश पहले से जागा हुआ था और अपनी आंखों में ढेर सारा प्यार लिए उन्हें निहार रहा था। राजकुमारी चांदनी उसे देखकर अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली और उठकर बैठ गई, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपने दूसरे तरफ जमीन पर पड़ा हुआ एक व्यक्ति देखा। उस व्यक्ति को देखते ही राजकुमारी चांदनी के चेहरे पर एक शैतानी चमक आ गई। वह अपने चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट लिए सूर्यांश की ओर देखने लगी। सूर्यांश को कुछ अजीब महसूस हुआ और वह आगे बढ़कर देखने की कोशिश करने लगा कि राजकुमारी चांदनी किस ओर देख रही थी। जमीन पर पड़े हुए व्यक्ति को देखते ही सूर्यांश की भी आंखें सिकुड़ गईं। मतलब, कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि जिस दिन ये लोग यहाँ आए हैं, उसी दिन उन पर हमला करवा दे। राजकुमारी चांदनी तो इन सभी चीजों को हल्के में ले रही थी और इसे खेल की तरह देख रही थी, लेकिन सूर्यांश इन सभी घटनाओं को लेकर बहुत गुस्से में था। क्या होता अगर राजकुमारी चांदनी के पास ऐसा कोई गैजेट नहीं होता? क्या होता अगर वह सामान्य लड़कियों की तरह चुपचाप सो रही होती, बिना किसी सुरक्षा के? सूर्यांश के चेहरे पर गुस्सा देखकर राजकुमारी चांदनी ने उसका हाथ थपथपाया और मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी महान हूं जो अपने दुश्मनों को यूं ही छोड़ दूंगी? मेरे समय में मुझे डेविल के नाम से जाना जाता था, जो किसी पर भी तरस नहीं खाता था। मैंने अपने दुश्मनों को ऐसी मौत की नींद सुलाई है कि कोई भी मेरा दुश्मन बनने से पहले 1000 बार सोचता। कुछ ही देर में राजकुमारी चांदनी ने अपने सारे गैजेट्स हटा दिए और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। बेशक उन्होंने इस घटना को हल्के में ले लिया था, लेकिन सूर्यांश इसे इतनी आसानी से भूलने वाला नहीं था। वो उठकर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। आधे घंटे बाद राजकुमारी चांदनी और सूर्यांश दोनों ही अपने कमरे से बाहर निकले और आसपास की चीजों को देखने लगे। महाराज भानु प्रताप का कोई परिवार नहीं था, जिसकी वजह से वो और भी निर्दयी बन चुके थे। लेकिन कहते हैं न, हर शेर के लिए एक सवा शेर होता है।
घूमते घूमते राजकुमारी चांदनी और सूर्यांश भोजन कक्ष में पहुंच गए, जहां उनके लिए भोजन तैयार करके रखा गया था। महाराज भानु प्रताप भी वहां बैठे हुए उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन राजकुमारी चांदनी ने यह नोटिस कर लिया था कि महाराज भानु प्रताप की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे, जिसका मतलब था कि वह रात भर सो नहीं पाए थे। अपनी शातिर बुद्धि से राजकुमारी चांदनी समझ चुकी थी कि महाराज भानु प्रताप क्यों जागते रहे थे। सूर्यांश और राजकुमारी चांदनी दोनों बैठकर आराम से भोजन करने लगे। तभी राजकुमारी चांदनी को भोजन से किसी अजीब ड्रग की गंध आई। उस गंध को सूंघते ही राजकुमारी चांदनी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने सूर्यांश की ओर देखा, जिसने अभी तक भोजन शुरू नहीं किया था और अजीब निगाहों से उन्हें देख रहा था। राजकुमारी चांदनी ने अपनी आंखों से सूर्यांश को इशारा किया कि रोटी और सब्जी बिल्कुल सही है, लेकिन उसे खीर नहीं खानी चाहिए। राजकुमारी चांदनी मुस्कुराते हुए अपने हाथ में खीर की कटोरी उठाकर घुमाने लगी और बोली, स्लो पॉइजन। राजकुमारी चांदनी की बात किसी को समझ नहीं आई, सिवाय सूर्यांश के। जैसे ही उसे ये समझ में आया कि खीर में स्लो पॉइजन मिलाया गया है, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो खतरनाक नजरों से महाराज भानु प्रताप को देखने लगा और अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लिए बोला, महाराज, बिना शरबत के तो हम भोजन ग्रहण करना पसंद नहीं करते। सूर्यांश की इस बात को सुनकर महाराज भानु प्रताप ने अपने चेहरे की शैतानी मुस्कान छुपाते हुए पीछे मुड़कर एक दासी को शरबत लाने का आदेश दिया। लेकिन इस बीच उन्होंने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि सूर्यांश ने राजकुमारी चांदनी की खीर की कटोरी को उनकी खीर की कटोरी से बदल दिया था। सूर्यांश ने अपनी कटोरी उठाकर उसमें चम्मच घुमाया और जैसे ही एक चम्मच खीर खाने वाला था, अगले ही पल उसके हाथ से कटोरी छूटकर जमीन पर गिर गई और पूरी खीर बिखर गई। सूर्यांश को जहर न खाते हुए देखकर महाराज भानु प्रताप ने अपनी मुठियां भींच ली, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी थी कि शायद राजकुमारी चांदनी ने स्लो पॉइजन खा लिया है। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जहर राजकुमारी चांदनी ने नहीं, बल्कि उन्होंने खुद ही खाया था। करीब 20 मिनट के अंदर सभी अपना नाश्ता खत्म कर चुके थे। थोड़ी देर बाद सूर्यांश महाराज भानु प्रताप के साथ उनके राजदरबार में चला गया और उनसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करने लगा। जिस तरह आज के समय में लोग अपने बिजनेस पार्टनर से बिजनेस संबंधित चर्चाएं करते हैं, उसी तरह सूर्यांश इस समय महाराज भानु प्रताप से बात कर रहा था। वहीं राजकुमारी चांदनी अपने कमरे में वापस चली गई, लेकिन कमरे में आते ही वो तुरंत बाथरूम में जाकर अपने कपड़े बदलकर काले रंग के माफिया वाले कपड़े पहनने लगी। उन्हें पता था कि उनकी मां इस महल में कैद है और उन्हें महाराज भानु प्रताप की कैद से बचाने के लिए उन्होंने एक जबरदस्त योजना बनाई थी। योजना के अनुसार सूर्यांश महाराज भानु प्रताप का ध्यान भटकाए रखेगा और इसी मौके का फायदा उठाकर राजकुमारी चांदनी महल के दूसरे हिस्से में प्रवेश कर जाएगी। सूर्यांश ने प्रत्युष और तपिश को भी वहां बुला लिया था। प्लान के मुताबिक सूर्यांश महाराज भानु प्रताप का ध्यान भटका रहा था और इसी मौके का फायदा उठाकर राजकुमारी चांदनी छुपते छुपाते महल के दूसरे हिस्से में चली गई। सूर्यांश ने प्रत्युष और तपिश को भी वहां बुला लिया था। उसे समझ आ चुका था कि बात यहीं तक नहीं रुकने वाली है। जिस पल राजकुमारी चांदनी को असली राजकुमारी चांदनी की मां मिल जाएगी, उसी पल से वहां तहलका मचने वाला था। इसीलिए सूर्यांश ने प्रत्युष और तपिश के साथ अपने कुछ सैनिकों को भी वहां बुला लिया था। उसके अधिकतर सैनिक सामान्य लोगों के कब्जों में महल के आसपास घूम रहे थे, और वैसे भी यह कोई डिजिटल युग तो था नहीं जिसकी सुरक्षा प्रणाली तोड़ना मुश्किल होता। सभी सैनिक बस सूर्यांश के आदेश का इंतजार कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर राजकुमारी चांदनी ने पूरे काले कपड़े पहने हुए थे। उसने लक्ष्य को कुछ निर्देश दिए और लक्ष्य जेल में बैठे बैठे ही अपने आसपास की हर चीज देख पा रहा था। राजकुमारी चांदनी अपनी घड़ी में सब कुछ देख रही थी और आसपास की चीजों को समझने की कोशिश कर रही थी। उसे इतना तो समझ में आ गया था कि लक्ष्य जिस जगह पर कैद था, वहां सैनिकों की संख्या बहुत कम थी। असल में महाराज भानु प्रताप को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कोई उनके कैदखाने तक छिपकर पहुंच सकता है। उनके कैदखाने के बाहर की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि कोई उस इलाके में भटक भी नहीं सकता था। लक्ष्य की लोकेशन ट्रेस करते हुए राजकुमारी चांदनी महल के एक सुनसान कोने में पहुंच गई, जहां कोई भी मौजूद नहीं था। वहां पहुंचते ही उसने महल के सैनिकों वाले कपड़े पहन लिए। वो उस कैदखाने से जुड़ी दीवार के बाहर की ओर हर जगह नजर दौड़ाने लगी। थोड़ी देर में महल का एक सैनिक वहां आ गया। उसे देखते ही राजकुमारी चांदनी की आंखों में शैतानी चमक आ गई। जैसे ही उस सैनिक की नजर राजकुमारी चांदनी पर पड़ी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं।
वो कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, उससे पहले ही राजकुमारी चांदनी ने उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। फिर उसने सैनिक की जगह लेते हुए कैदखाने की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। उसने सैनिक की वर्दी से कुछ जरूरी सामान भी ले लिया ताकि कोई उसे रोकने की कोशिश न करे। हालांकि वो भीतर से बहुत नर्वस थी। उसे डर था कि कहीं कोई उसे पहचान न ले। लेकिन कैदखाने के आसपास सभी लोग इतने व्यस्त थे कि किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और वो आसानी से अंदर दाखिल हो गई। कैदखाने के भीतर अंधेरा था, केवल कुछ मशालों की रोशनी थी। राजकुमारी चांदनी ने तुरंत लक्ष्य को आदेश दिया और लक्ष्य ने अपने शरीर से एक मैग्नेटिक फोर्स रिलीज किया, जिसके संपर्क में आते ही राजकुमारी चांदनी की घड़ी हल्के फोर्स के साथ लक्ष्य की ओर खींचने लगी। वैसे तो वो इस फोर्स को आसानी से रोक सकती थी, लेकिन वो खुद लक्ष्य के पास जाना चाहती थी, इसलिए उसने खुद को खींचने दिया। राजकुमारी चांदनी को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि क्या कैदखाने में इस तरह भेष बदलकर प्रवेश करना इतना आसान हो सकता है। लेकिन तभी उसे याद आया कि यह 16वीं सदी थी। राजकुमारी चांदनी उर्फ एंजेलिना तो अपने समय में भी अपने दुश्मनों के घर में जासूस बनकर घुस चुकी थी और उनके पूरे साम्राज्य को तहस नहस कर चुकी थी। उसके समय में तो अत्याधुनिक गैजेट्स होते थे, बावजूद इसके वो हमेशा अपने मिशन में कामयाब रही थी। लेकिन इस समय के मुकाबले यहाँ पर तो कोई खास सुरक्षा प्रणाली भी नहीं थी। राजकुमारी चांदनी की फाइटिंग स्किल्स के सामने यहाँ के सैनिक कुछ भी नहीं थे। लेकिन जब तक उसे अपनी मां नहीं मिल जाती, वो किसी की नजर में नहीं आना चाहती थी। सबसे पहले वो लक्ष्य के पास गई, जो आराम से बैठा हुआ था। हमेशा की तरह उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो तुरंत लक्ष्य से अपनी नजर हटाकर दूसरी ओर देखने लगी। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी हुई एक औरत पर पड़ी, जिसकी हालत बहुत ही खराब थी। उस औरत को देखते ही राजकुमारी चांदनी को बेचैनी सी महसूस होने लगी। उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। उसे कुछ अजीब और नया एहसास हो रहा था। हालांकि वो उस औरत का चेहरा ठीक से नहीं देख पा रही थी, फिर भी उसकी धड़कनें उससे बगावत कर रही थीं। वो खुद को संभालते हुए जैसे ही आगे बढ़ी, उसे एक अजीब सा लॉक नजर आया। उसे देखते ही राजकुमारी चांदनी की आंखें संकुचित हो गईं। उसे पुराने समय के तालों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि इसे कैसे खोला जाए। उसके पास ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि महाराज भानु प्रताप को कभी भी पता चल सकता था कि वह अपने कक्ष में नहीं है। और यह बात महाराज भानु प्रताप अच्छी तरह से जानते थे कि राजकुमारी चांदनी कौन थी और उनसे उन्हें कितना खतरा था। राजकुमारी चांदनी ने लक्ष्य की ओर देखा और कहा, डू यू नो हाउ टू ओपन दिस लॉक? लक्ष्य ने तुरंत हाँ में जवाब दिया और अपने जेल का लॉक तोड़कर बाहर आ गया। इस वक्त दोपहर का समय था और ज्यादातर लोग अपने लंच में व्यस्त थे। कैदखाने के इस सुनसान इलाके में कोई मौजूद नहीं था। किसी ने भी लक्ष्य को यह हरकत करते हुए नहीं देखा। लक्ष्य तुरंत बाहर आया और अपने मालिक के आदेशानुसार असली राजकुमारी चांदनी की मां के जेल का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही राजकुमारी चांदनी उस जेल के अंदर गई, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। वह किसी तरह खुद को संभालते हुए आगे बढ़ी और जमीन पर पड़ी हुई औरत के पास चली गई। वो उसके पास बैठ गई और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, माँ, देखिए, मैं आपको बचाने आ गई हूँ। राजकुमारी चांदनी की आवाज सुनते ही उसकी माँ, जो आधी बेहोश थी, जबरदस्ती खुद को संभालते हुए राजकुमारी चांदनी की ओर देखने लगी। इस वक्त उनका चेहरा पूरी तरह से राजकुमारी चांदनी के सामने आ चुका था। उस औरत को देखते ही राजकुमारी चांदनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। जमीन पर पड़ी हुई औरत को देखकर वह उसके पास बैठ गई और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, माँ, देखिए, मैं आपको बचाने आ गई। इस आवाज को सुनते ही राजकुमारी चांदनी की माँ, जो आधी बेहोशी में थी, जबरदस्ती खुद को संभालकर राजकुमारी चांदनी की तरफ देखने लगी। इस वक्त उनका चेहरा राजकुमारी चांदनी के सामने आ चुका था। उस औरत को देखते ही राजकुमारी चांदनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजकुमारी चांदनी को इस वक्त अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो बिल्कुल स्तब्ध हो चुकी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? सामने जमीन पर पड़ी हुई औरत तो असली राजकुमारी चांदनी की मां थी। तो फिर राजकुमारी चांदनी उर्फ एंजेलिना का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था, क्योंकि इस वक्त उसके सामने जो औरत थी, वो असली राजकुमारी चांदनी की मां नहीं बल्कि खुद एंजेलिना की मां थी। राजकुमारी चांदनी को समझ नहीं आ रहा था कि असली राजकुमारी चांदनी और उसकी खुद की मां एक कैसे हो सकती है। उसकी मां की मौत तो लैब में हुए एक हादसे में हुई थी, फिर वह यहाँ क्या कर रही थी?
राजकुमारी चांदनी उर्फ एंजेलिना को ज्यादा कुछ तो याद नहीं था, लेकिन इतना जरूर याद था कि मरने से पहले उसकी माँ टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रही थी। ये बात सब जानते थे कि टाइम मशीन बनाना नामुमकिन था, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी माँ टाइम मशीन बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। उस समय एंजेलिना अपनी माँ के असिस्टेंट के साथ बाहर गई हुई थी। जब वह वापस आए तो उसे पता चला कि उसकी माँ की लैब में बहुत बड़ा धमाका हुआ था और इस धमाके में उसकी माँ मारी जा चुकी थी। 5 साल की छोटी सी एंजेलिना इस सदमे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। उसका छोटा और मासूम सा दिल इस हद तक टूट चुका था कि वो बिल्कुल पत्थर जैसी बन गई थी। उसे साइंस की चीजें सीखने में और उसकी माँ की अमानत तक पहुंचने में उसकी माँ के असिस्टेंट ने बहुत मदद की थी, और उसी असिस्टेंट की मदद से ही एंजेलिना आगे जाकर एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट बनी थी। उसी असिस्टेंट ने एंजेलिना को बटरफ्लाई डिवाइस उर्फ एक रहस्यमयी ब्रेसलेट भी दिया था, जो किसी खजाने से कम नहीं था। उस छोटे से ब्रेसलेट के अंदर एक अलग ही दुनिया थी। एंजेलिना इन सभी चीजों के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन फिलहाल उसे यह मौका सही नहीं लग रहा था। थोड़े ही समय में महाराज भानु प्रताप को उसके बारे में पता लग सकता था, इसीलिए उसे अपना काम जल्द से जल्द करना था। वो अपने बाकी सभी सवालों के जवाब बाद में अपनी माँ से ले सकती थी। वो जैसे ही झुककर अपनी माँ को छूने लगी, उसके हाथ कांपने लगे। वो बेशक पत्थर दिल थी, लेकिन वो अपनी माँ की प्रिंसेस भी थी। उसने अपनी आंखें मींच ली और जल्दी से अपने ब्रेसलेट को अपने हाथ से बाहर निकाला। उस ब्रेसलेट को देखते ही जैस्मिन की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वो बहुत ज्यादा कमजोर थी, लेकिन उनकी याददाश्त पूरी तरह से सही सलामत थी। इतने साल तक अंधेरे में रहने की वजह से उनकी आंखें इस अंधेरे में एडजस्ट हो चुकी थीं, जिससे वो ध्यान से एंजेलिना का चेहरा देखने लगी। एंजेलिना का चेहरा देखते ही उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि उनका और एंजेलिना का चेहरा बहुत हद तक एक जैसा था। वो बहुत कमजोर थी और उठने की कोशिश में बेहोश हो गई। लेकिन बेहोश होते वक्त उनकी आंखों में सुकून उतर आया कि अब उन्हें बचाया जा सकता था। उन्हें बचाने के लिए उनकी वही बेटी आई थी, जो 2104 में थी। अपनी मां को बेहोश देखकर एंजेलिना थोड़ा घबरा गई और तुरंत ही ताकत का इंजेक्शन लेकर अपनी मां को इंजेक्ट कर दिया। वो जल्दी से अपनी मां को लैब में छुपा दिया और वहां से तुरंत ही निकल गई। लेकिन इस बार अकेली नहीं, बल्कि वह लक्ष्य को भी लैब में छुपा चुकी थी। सभी को अपनी लैब में छुपा देने के बाद एंजेलिना ने अपने ब्रेसलेट को वापस पहन लिया, अपने आंसू पोंछे और तुरंत वहां से निकल गई। उसने अपनी मां को देखा जरूर था, लेकिन उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच में उसकी मां है। हो सकता है अंधेरे की वजह से उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दिया हो और उसे भ्रम हो गया हो। लेकिन जैसे ही राजकुमारी चांदनी वहां से बाहर निकली, तुरंत ही एक सिपाही की नजर उस पर पड़ गई। आपातकालीन स्थिति के लिए राजकुमारी चांदनी ने सार्थक को भी बुला लिया था, जिसने महल को चारों तरफ से घेर रखा था और राजकुमारी चांदनी के अगले आदेश का इंतजार कर रहा था। राजकुमारी चांदनी को जैसे ही समझ में आया कि एक सैनिक ने उन्हें देख लिया है, वो तुरंत ही उसके पास गई और उसकी गर्दन पकड़कर मरोड़ दी। एक चटकने की आवाज के साथ वो सैनिक वहीं पर ढेर हो गया। उस सैनिक के मरते ही वहां पर बाकी सारे सैनिक भी आ गए और राजकुमारी चांदनी पर हमला करने लगे। लेकिन अब राजकुमारी चांदनी कमजोर नहीं पड़ सकती थी, क्योंकि अब वहां पर एक भी ऐसा इंसान नहीं था जिसके जरिए उसे ब्लैकमेल किया जा सके। वो बस इकलौते उस इंसान को वहां से बाहर निकालना चाहती थी, जो कमजोर था और जिसके जरिए राजकुमारी चांदनी को ब्लैकमेल किया जा सकता था। हालांकि राजकुमारी चांदनी जानती थी कि जैस्मिन भी कोई कमजोर इंसान नहीं थी, लेकिन इतने सालों तक कैद में रहने की वजह से उनकी ताकत खत्म हो गई थी और उन्हें वापस से ताकतवर बनाने के लिए 2-3 महीने की कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। खैर, अपने ऊपर हुए अचानक इस हमले को देखकर राजकुमारी चांदनी की आंखों में शैतानी चमक आ गई और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई साइको किलर हो। वास्तव में उसे बहुत वक्त हो गया था एक्शन दिखाए हुए। वो बिल्कुल किसी रॉकेट की स्पीड से सभी को बहुत बुरे तरीके से मारने लगी। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि वहां पर मौजूद सैनिकों को तो राजकुमारी चांदनी दिखाई तक नहीं दे रही थी, और जब तक उन लोगों को राजकुमारी चांदनी दिखाई देती, तब तक उनके हाथ पैर टूट चुके होते। यहाँ की चीख पुकार सुनकर आसपास के सभी सैनिक वहां आने लगे, लेकिन राजकुमारी चांदनी ने तुरंत ही अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया और खुद को अच्छी तरह छुपा लिया। वह अकेली थी और वहां पर इतने सारे लोग थे, इसीलिए उसे जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेना था। ये साम्राज्य उसके पिता का था, मतलब कानूनी रूप से इस राज्य की अगली उत्तराधिकारी राजकुमारी चांदनी थी। वो अब अपने राज्य को एक मूर्ख राजा महाराज भानु प्रताप के हाथों में बिल्कुल भी नहीं रहने देने वाली थी।
अब वक्त आ गया था जब वो अपना सब कुछ वापस ले ले। ऊपर से अपनी मां की ऐसी भयानक हालत देखकर राजकुमारी चांदनी इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि उसका महाराज भानु प्रताप को ऐसे ही छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। वो उस घटिया इंसान को बहुत बड़ा सबक सिखाना चाहती थी। वो भानु प्रताप को जीते जी नर्क के दर्शन करवाना चाहती थी। उधर महाराज भानु प्रताप को तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके महल में क्या हो रहा है। वो सूर्यांश, प्रत्युष और तपिश के साथ सामने नृत्य कर रही नृत्यांगनाओं का नृत्य देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर वहशी मुस्कुराहट थी। वो बेहद अजीब नजरों से सूर्यांश को देख रहे थे, जिसके हाथ में एक जाम का गिलास था। महाराज भानु प्रताप मुस्कुराते हुए जाम का गिलास उठाते हैं और खुद पीने लगते हैं। अपना जाम खत्म करने के बाद उनकी नजर तुरंत सूर्यांश पर चली गई, जिसने भी अपना गिलास खत्म कर लिया था। सिर्फ सूर्यांश ही नहीं, बल्कि सबने अपना अपना जाम खत्म कर लिया था, जिसकी वजह से महाराज भानु प्रताप के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। लेकिन तभी अचानक वहां पर एक नकाबपोश सैनिक आया और महाराज भानु प्रताप के कान में कुछ कहा, जिसे सुनते ही महाराज भानु प्रताप का चेहरा सख्त हो गया। वो तुरंत ही बिना किसी को कुछ भी बताए उठे और वहां से बाहर निकल गए। महाराज भानु प्रताप के जाते ही तपिश अपनी धोती को अजीब नजरों से देखने लगा, जिसे उसने अभी पहन रखा था। उसकी धोती के अंदर एक अजीब सा बैग छुपा हुआ था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई लिक्विड रखा हुआ हो। जाहिर सी बात थी कि सूर्यांश इतना बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं था जिसे कोई भी सामान्य इंसान इतनी आसानी से मूर्ख बनाकर कुछ भी खिला पिला सके। वो अपने समय में अंडरवर्ल्ड का किंग रह चुका था, जिससे उसे लोगों की शक्ल देखकर उनके बारे में सब कुछ जानने की कला बहुत अच्छे से आ गई थी। महाराज भानु प्रताप की नजर इधर उधर होते ही सूर्यांश, स्थापित और प्रत्युष तीनों ने ही अपने अपने जाम को एक छोटी सी थैली में भर दिया और फिर जोश में आकर उसे तपिश की धोती के अंदर डाल दिया। बेचारे तपिश को बहुत ही ज्यादा असहज महसूस हो रहा था, लेकिन अब वो और कर भी क्या सकता था। उसे हर हाल में अपने दोस्त की मदद जो करनी थी। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी चांदनी वहां मौजूद सभी सैनिकों को चकमा देकर गायब हो चुकी थी। इसके अलावा नकाब पहनने से पहले जिन जिन लोगों ने उसका चेहरा देख लिया था, उसने बड़े ही फुर्ती से उन सभी की एक ऐसी नस दबा दी थी कि वे कुछ इस तरह बेहोश हो गए कि 4-5 दिन तक उठ ही न पाए। वैसे भी राजकुमारी चांदनी का काम अब पूरा हो चुका था, इसलिए उसे दूसरों से कोई लेना देना नहीं था। वो तेजी से भागकर अपने कमरे में गई और अपनी घड़ी के माध्यम से लक्ष्य को आदेश दिया कि वो उसकी मां का इलाज करे। लक्ष्य एक बहुत ही उन्नत रोबोट था, जिसने 20 सेकंड के अंदर ही राजकुमारी चांदनी की मां को पूरी तरह से स्कैन कर लिया था और उनकी सभी बीमारियों का पता लगा लिया था। महारानी जैस्मिन बीमार नहीं थी, बल्कि बेहद कमजोर थी। उनके खान पान का ख्याल नहीं रखा गया था। इसके अलावा उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं बची थी। लक्ष्य ने अपने रोबोटिक दिमाग का इस्तेमाल करके उन्हें कुछ सूखी चीजें खाने के लिए दी, क्योंकि राजकुमारी चांदनी की लैब में सूखी चीजें ही रहती थीं, जो जल्दी खराब नहीं होती, जैसे कि बिस्किट, चूड़ा, मुरमुरे और कुछ अनहेल्दी स्नैक्स जैसे कुरकुरे और चिप्स। लक्ष्य ने इन सभी चीजों को महारानी जैस्मिन के सामने रख दिया और उनके पास पानी का एक बड़ा जग और गिलास भी रख दिया। इसके अलावा लक्ष्य ने महारानी जैस्मिन को एक ऐसा इंजेक्शन भी दिया, जिससे उनकी हालत धीरे धीरे इतनी बेहतर हो गई कि वे अपने आसपास की चीजों को ठीक से समझ सकें। वे मृतप्राय स्थिति में थीं, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया और बिस्किट के पैकेट से एक बिस्किट निकालकर अपने मुंह में डाल लिया। उनका मुंह बहुत बुरी तरह से सूखा हुआ था, जिससे उन्हें निगलने में काफी परेशानी हो रही थी। पानी के सहारे उन्होंने जबरदस्ती बिस्किट को गले से नीचे उतारा और धीरे धीरे थोड़ा बहुत खाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था कि उन्हें खाना नहीं दिया जाता था, लेकिन उन्हें इतनी कम मात्रा में भोजन दिया जाता था कि उनके अंदर ऊर्जा नाम की कोई चीज ही नहीं बची थी। वे इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। वहीं वहां से निकलने के बाद राजकुमारी चांदनी ने युवराज सम्राट सिंह को एक संदेश भेजा और उन्हें कुछ आवश्यक बातें समझा दी। इसके बाद उसने सूर्यांश को भी मैसेज किया कि काम हो गया है। दूसरी तरफ जब सूर्यांश ने राजकुमारी चांदनी का संदेश देखा, तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वो इतने समय से बस इसी संदेश का इंतजार कर रहा था। ये जानकर कि उसकी सासू मां सही सलामत बचाई जा चुकी है, उसने राहत की सांस ली और फिर अपनी आंखों से तपिश और प्रत्युष को कुछ इशारा किया। इसके बाद तीनों खड़े हो गए। महाराज भानु प्रताप के सेनापति ने जब सूर्यांश, प्रत्युष और तपिश को सही सलामत देखा, तो उसे कुछ शक होने लगा।
गब्बर सिंह महाराज भानु प्रताप का दाहिना हाथ और सबसे भरोसेमंद व्यक्ति था, जो उनके दरबार में सेनापति की भूमिका निभा रहा था। गब्बर सिंह को महाराज भानु प्रताप की हर एक चाल के बारे में पता होता था। जाहिर सी बात थी कि उसे इस बार भी उनकी योजना का ज्ञान था, लेकिन अपने सामने अभी तक इन तीनों युवकों को सही सलामत देखकर गब्बर सिंह को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसके मन में अचानक ये ख्याल आया कि कहीं इन लोगों को उन पर शक तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों को पहले से ही उनके इरादों के बारे में पता हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन लोगों ने खुद ही महाराज भानु प्रताप के खिलाफ कोई बहुत बड़ा प्लान बनाया हो। इन सभी चीजों के बारे में सोचते वक्त गब्बर सिंह को बुरी फीलिंग आने लगी। वह भी तुरंत ही सूर्यांश के साथ खड़ा हो गया और अपने माथे का पसीना साफ करने लगा। महाराज भानु प्रताप की तरफ से सेनापति गब्बर सिंह को सूर्यांश और उसकी टोली को नुकसान पहुंचाने की परमिशन नहीं थी, वरना गब्बर सिंह अब तक सूर्यांश और बाकी सब पर हमला कर चुका होता। वहीं सूर्यांश तो पहले से ही जानता था कि राजकुमारी चांदनी ने इस महल को चारों तरफ से घेर रखा है। इस बार लड़ाई बहुत भयानक होने वाली थी और कोई भी बच नहीं पाएगा। सूर्यांश के चेहरे पर इस वक्त गब्बर सिंह को देखकर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे वो उसे चिढ़ा रहा हो कि उसके इलाके में भी वह ज्यादा ताकतवर है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।